है ना, ये आग ना लग जाए। सर ये चलें तो जी। आपके आपके मूड पे डिपेंड करता है, बाकी तो देखें इंशाल्लाह जो हमारे से हो अभी सका हम अभी करेंगे। 1122 के बाद 1155 भी आने वाला है। ठीक है, ठीक हाँ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी मीटिंग का जी डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो टुडेज डिस्कशन इज ऑन इन डिप्लॉयमेंट ऑफ ERC 721, और इसमें हम आसिम भाई का जो है वो मरकतुल आरा कोड देखेंगे और उनकी डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो आसिम भाई आपके हवाले। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अब मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर? जी मनसूब भाई, अलाउ कर करेंगे दी स्क्रीन शेयर? मैंने मैंने जी मैं कर दी है, कर दी। अच्छा, मैं एक सेकेंड। ओके जी, आ रही है स्क्रीन मनसूब भाई? ये BMW पहुंच गई है हमारे पास। अच्छा सर, अच्छा जी, ये इसमें डिटेल में तो हम लोगों ने बात की हुई थी, जरा मेन मेन चीजें देख लेते हैं। एक मिनट जो आसिम भाई, एक मिनट, एक मिनट। जी जी। एक तो वो अपना थोड़ा जूम कर लें। अच्छा जी, ये ठीक है। मेरे पास तो ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट बता दें। जी ठीक है, बहुत तो थोड़ा सा और चाहे कर लें, और अगर हाँ ये जी, लेफ्ट पैनल को कोलैप्स कर सकें तो वो कोलैप्स करें। ये हो गया। बस हाँ इंशाल्लाह थोड़ा सा बढ़ा दें। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। जी इंशाल्लाह चलो फाइन फॉर बाकी मी। जो जो चीज़ें इसकी स्टैंडर्ड हैं उनको मैं ख्याल में हम स्किप कर सकते हैं। बाकी जो आपने आप कोड और उसको आपने बाकी एग्जिस्टेंट को यूज़ कैसे किया है वो आप हमें फिर आगे हाँ जी, चलें। मैं भी यही कह रहा था, फोकस वही होगा जो सर ने असाइनमेंट दी हुई थी, हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सारा कोड लिखा हुआ है। जो जो चीजें एडिशनल थी, जो हमारे उसमें नहीं थी ओपन जेपलिन में, हम वो देख लेते हैं। तो मेरी अप्रोच भी वैसी ही है, जैसे अमन भाई ने कहा था कि खुद से लिखे। मैं कोशिश करता हूँ कि कोड को ज्यादातर खुद से ही लिखूं। ठीक है, उसमें अगर कोई खराबी भी आती है, यानी अगर वो एरर्स भी आती हैं, तो मैं उसको बार बार जो है ना ट्राई करता हूँ, और उस पर जो है उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीजें हैं जैसे लाइब्रेरीज वगैरह जो है ना, एड्रेस की, स्ट्रिंग की, तो ये एज इट इज ही मैंने कॉपी की हुई हैं। जैसे ये रिसीवर का है, वल्लाह आलम ये कैसे चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चल रहा है बहरहाल। तो लाइब्रेरीज का जो है ना, वो मैंने इतना ज्यादा गो थ्रू नहीं किया। बाकी जो चीजें हैं, लॉजिक्स हैं, वो मैंने कोशिश की है कि अपने पास से लिखें। तो एक दफा इसको ER721 को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है मेन उस पर चलते हैं। तो ये वैसे ही हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है। मैंने सारी फाइलें खुद से बनाई थी और उसमें रखी थी, डायरेक्ट ओपन जेपलिन से मैंने उसको नहीं लिया, इंपोर्ट नहीं करवाया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी फाइल्स आ रही होंगी सारी, मैंने खुद से ही दोबारा बनाई थी। ठीक है सर जी, एक क्वेश्चन था कि ये जो जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं हम, तो ये पूरा लिंक नहीं कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता? नहीं, बस भाई ये जो है ना, मैंने फाइल खुद से बनाई है, न्यू क्रिएट की है, मैंने इंपोर्ट नहीं की। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। यही मैं बता रहा था कि मैंने ओपन जिपलिन से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं की, मैंने खुद से वो फाइलें ना यहाँ पे ला के ना, तो उसको उसमें कोड जो है ना पेस्ट किया है, जी जैसे ये है। ठीक तो हो फिर गया सर, ठीक। यानी ये सेम डायरेक्टरी से ही इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद वैसे ही ये जो है, हमने जो स्ट्रिंग की और एड्रेस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया यूज करने के लिए, और फिर मैपिंग वैसे ही बना लिया हमने। तो कंस्ट्रक्टर में मैंने अपने जो कोड का जो नाम दे दिया है और उसका सिंबल दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो मॉडिफायर बनाए हैं। एक मॉडिफायर है इज एग्जिस्टेंस, जो ये चेक करेगा कि टोकन जो है, हम आईडी पास करेंगे उसमें, और वो चेक करेगा कि ये टोकन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसका ये एक मॉडिफायर बन गया है। उसके बाद मैंने एक और मॉडिफायर बनाया, इनफैक्ट ये अवेलेबल था उसमें भी, तो इज अथोराइजर। तो इसमें ये चीजें चेक कर रहा है कि वो ऑपरेटर ऑनर है कि नहीं है उस एड्रेस के ऊपर, जो उसको
कॉल करेगा, वो ऑपरेटर या तो वो ऑनर होना चाहिए या उसके पास जो है वो ऑपरेटर के पास सिंगल अप्रूवल हो उस टोकन आईडी की, या उसके पास एज अ होल अप्रूवल हो सारी की सारी टोकन आईडीज की उस ऑनर के लिए। ये तीन इसके अंदर रिक्वायरमेंट हैं जो वो चेक कर रहा है। मेरे ख्याल एक हमारे दोस्त ने कुछ अफ्तर साहब थे शायद, उस पर काफ़ी डिबेट कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि ये कैसे चल रहा है। इनफैक्ट मुझे जो है इसमें लिटरली 2 आवर्स लगे इसको समझने में। मेरा सारा कोड जो है ना वो नहीं चल रहा था, यानी मैं अप्रूवल देता था तो विदाउट अप्रूवल वो जो है ना उसको ओके कर रहा था। तो मेरे साथ भी वही गलती हो रही थी जो उन्होंने की थी कि यहाँ पे नीचे जाके जहाँ पे ये कोड कॉल होता है इसको अप्रूवल दी जाती है, इज अप्रूव्ड, ये वाला सेट अप्रूवल फॉर ऑल, क्योंकि ये कोड के अंदर ही बता रहा है कि मैसेज डॉट सेंडर यानी जो कॉल कर रहा है इसको वो उसका ऑनर है। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर इस तरह तो कोई भी किसी भी को अप्रूवल दे देगा, ओके, अगर लेट्स से आसिम के टोकन हैं और वो मंसूब भाई को जो है अप्रूवल देना चाहता है, तो वो मैसेज डॉट सेंडर यानी वो खुद कॉल कर रहा है और मंसूब को अप्रूवल दे रहा है। अब उनके क्वेश्चन के मुताबिक कोई भी अप्रूवल दे देगा। अच्छा, कोई भी, जैसे अहमद भाई हैं वो आसिम के टोकन को अप्रूवल नहीं दे सकते क्योंकि जो मैसेज और सेंडर है उसका एड्रेस यहाँ ऑनर की जगह पे पास हो रहा है। भाई वो ऑनर खुद ही अप्रूवल देगा, कोई और बंदा उसको अप्रूवल नहीं दे सकता। ये इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। अहमद भाई मैं सही कह रहा हूँ ना? जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर आपकी इजाजत हो सिर्फ थोड़े से लफ्ज थोड़े से चेंज कर दूं, शायद क्लैरिटी मजीद आ जाए। यानी देखें यहाँ पे टोकन इज इररेलेवेंट इस स्कोप में, इस सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पे ये है कि एक बंदा आता है जो कि मैसेज डॉट सेंडर है, यहाँ पे कॉलर है जो यूजर है, वो आता है और वो आके कहता है कि जी मैं इस एड्रेस को जिसे हम ऑपरेटर कह रहे हैं मैं अप्रूवल देता हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे मेरे टोकन को यानी मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, अब अभी मेरे पास टोकन है या नहीं है, 1000 टोकन है, 2 है, 5 है, दैट इज इररेलेवेंट। मैंने सिर्फ ये ऐलान कर दिया, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि ये दूसरा एड्रेस मेरे बिहाफ पे ये कर सकता है, बस दैट्स ऑल। इसका ये मतलब है जब मेरे पास टोकन आएंगे और वहां कभी ट्रांसफर होने की कोशिश होगी तो जो मैंने यहाँ पे कोई अपनी बात बताई थी या जो जिसे मैं ऐलान कह रहा हूँ ऐलान किया था, तो वो उस वक्त वेरीफाई होगा कि क्या वाकई ये वाला एड्रेस इस यानी कैपेबिलिटी रखता है कि ये ट्रांसफर कर सके या ना कर सके। तो वो ये चीज है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे टोकन से कोई नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने लेट्स से कि मेरी जितनी वो होती है ना कि मैंने आपको एक इंतकालनामा दे दिया अपना कि जो भी मेरा एसेट है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बना दिए मुख्तार आम। जी जी बिल्कुल, अथॉरिटी दे दी, ऑथराइज कर दिया। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक और इसको यहाँ पे मैंने एक एडिशनल बनाया, अनसेट द अप्रूवल। यहाँ पे तो वो सेट कर रहा है ना, यहाँ पे अनसेट कर रहा है। अच्छा, ये बनाने के बाद जब मैंने इसको टेस्ट किया है ये ओके है, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये वाला जो अनसेट अप्रूवल वाला है इसको बनाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जब हम इसको कॉल करते हैं, हम इसमें बूल पास करते हैं, कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो वो ट्रू हो जाती है। तो अगर हम उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू ना पास करें, जीरो से ही इसको कॉल कर दें तो ये फॉल्स हो जाता है, तो यानी उसकी अप्रूवल खत्म हो जाती है। तो इस फंक्शन बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था फिर, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ था इसलिए मैंने रखा, मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लूंगा। अच्छा, फिर हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वाली वो कंडीशंस चेक हो जाएंगी तीनों कि आइदर वो ऑनर है या उसको सिंगल अप्रूवल है या उसको सारे उसकी अप्रूवल है उस एड्रेस की। अच्छा, उसके बाद है ये जो टोकन URI वाला। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है कि ये तो ये एक्सटर्नली कॉल हो रहा है, एक फंक्शन बनाया जो एक्सटर्नली कॉल होगा चेक करने के लिए कि इसकी टोकन URI क्या होगी। उसमें टोकन ID पास करेंगे हम और वो उसको URI बता देगा। और ये फर्दर जो है एक इंटरनल फंक्शन को कॉल कर रहा है टोकन URI को, जिसके अंदर वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो एक यहाँ पे टर्नरी जो है वो ऑपरेटर लगा हुआ है जो उनको कॉन्केटिनेट कर रहा है URI को और टोकन ID को। तो इसकी जो हमने बेस URI है वो ऊपर उसका हमने ऑलरेडी एक हमने स्ट्रिंग जो है वो बना ली हुई है, यानी वेरिएबल इसका बना लिया हुआ है जिसके अंदर ये सेव होगा सारा। उसके बाद वो वैसे सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस का है, नेम का है, सिंबल है,
और ये बैलेंस ऑफ के एज इट इज हैं। अच्छा ये अप्रूव के हैं, अप्रूव का फंक्शन है, और फिर उसके बाद अप्रूव का फंक्शन फर्दर जो है अप्रूव को कॉल करता है, ये एक किस्म का रैपर हो गया है। तो ये इंटरनली है, ये कंडीशन चेक करके उसके बाद इसको कॉल कर रहा है। ये गेट अप्रूव्ड आ गया। इसी तरह ये सेट अप्रूव के हमने देख लिए ऑलरेडी। अच्छा ये ट्रांसफर के फंक्शन है, ट्रांसफर फॉर्म आ गया। आसिम भाई एक मिनट, जी जी जी। या इससे पहले वो मेरा ख्याल लाइन 50 पे कुछ एमन पूछना चाह रही है, उनका मैसेज आया लाइन 50। मैंने नहीं देखा वो, मैं हाँ नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए हम जी, रेस्क्यू के लिए बैठे हैं सर। लाइन 50 पे जी कुछ जी पूछना चाह रही हैं। हाँ जी हाँ जी। शायद मैसेज, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछना चाह रही होंगी कि ये क्यों है अच्छा लाइन 50 पर। अच्छा ये देखें, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज एडिशनल लगाई है, पहले मैं 14 बता देता हूँ। क्योंकि जब मैं कॉल कर रहा था ना इसको, तो वो सम टाइम क्या होता है था कि जो ऑपरेटर की जगह वो जीरो एड्रेस देता था, यानी जीरो एड्रेस से वो पास कर देता था उसको, यानी वो इस पूरे को बाईपास कर रहा था मेरे जो मॉडिफायर। तो मैंने एक एडिशनल यहाँ पे रिक्वायर लगा दिया कि ऑपरेटर का जो एड्रेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो ये चेक करता है कि जो ऑपरेटर है जो इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, एक ट्रांसफर को, ये लगेगा ट्रांसफर में, लेट्स से मिंटिंग में या ट्रांसफर में जो ऑपरेटर इसको कॉल कर रहा है, वो ऑपरेटर या तो वो ऑनर होना चाहिए उस टोकन का, जैसे हम यहाँ से ऑनर की जो मैपिंग है वहां से उसको ऑनर का एड्रेस पास करवा रहे हैं, ऑनर का जो टोकन आईडी पास करवा रहे हैं उसमें, तो ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑनर, या तो वो उस टोकन का ऑनर हो, फिर अगर वो ऑनर नहीं होता तो वो ऑपरेटर जो है उस ऑपरेटर के पास उस टोकन आईडी की अप्रूवल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। अच्छा अब ना तो वो ऑनर है, ना ही उसके पास वो जो आईडी की स्पेसिफिक आईडी की अप्रूवल है, तो तीसरी कंडीशन ये है, चेक ये है कि उस ऑनर ने उसको अथोराइज किया हो। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए जो उसको कॉल कर रहा है, उस आइदर वो ट्रांसफर को या ट्रांसफर फॉर्म को जो कॉल कर रहा है, वो तीनों में से एक प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, यानी वो ऑथराइजर होना चाहिए। जी ये हो गया क्लियर मेरा ख्याल है, या आगे? हाँ शायद खामोशी को हम, जी हो गया, ओके ओके आ गया। अच्छा जी। आप ट्रांसफर पे मेरा ख्याल बात करने लगे थे। अच्छा हम लोग आगे थे यहाँ पे, ये ट्रांसफर फॉर्म के वैसी जो है फंक्शन है, उसी तरह सेफ ट्रांसफर का आ गया, इसको भी ओवरराइड किया, इसको भी ओवरराइड किया। मैंने भी वही काम किया कि डायरेक्ट कॉल नहीं किया, पास नहीं करवाया इसके अंदर, इसको आगे फर्दर ट्रांसफर फॉर्म का फंक्शन बना के उसके अंदर कॉल कर लिया, ताकि अगर आपके कोई चेक्स वगैरह हो तो वो आप इस पे लगा लें, तो एक ही फंक्शन कॉल हो सारा। अच्छा ये वैसे ही ये तीनों फंक्शन जो आके एट द एंड जो है वो ट्रांसफर फॉर्म को कॉल करते हैं, तो उसके अंदर फिर हमने ये जो है अपने बनाए थे मॉडिफायर्स, इज अथोराइजर और इज एग्जिस्टेंस, ये लगाए हैं, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन जो ट्रांसफर के हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके वो चेक कर लेगा कि मैसेज डॉट सेंडर जो हमने यहाँ बनाया था जो अथोराइजर में पास हो रहा है कि वो तीनों कंडीशन, तीनों चेक्स में से कोई पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो टोकन आईडी वैसे ही आ गया। अच्छा फिर ये रिक्वायर्ड टू वाला भी मैंने लगा दिया एक एडिशनल इसके अंदर, सही है, कि टू जो है वो एड्रेस जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ये अप्रूव का आ गया है कि एड्रेस जीरो टोकन आईडी इसके अंदर वो पास करे, ताकि वो अगर कोई प्रीवियस अथोराइजेशन है वो खत्म हो जाए, जिसका मकसद है। तो फ्रॉम के बैलेंस से माइनस कर दे और टू में ऐड कर दे, और ऑनर टोकन आईडी टू में वो एक जो है वो पास कर रहा है इसको। अच्छा आगे फिर वो मिंटिंग का आ गया है, जैसे रिक्वायर की कैसे जो है बाई करेंगे, तो मैंने जो बाई कॉल है वो मिंटिंग में पास करवाई है कि वो कैसे जो है उसको बाई करेगा। ये जैसे ये इंटरनल फंक्शन है, तो जब हम बाई पे जाएंगे तो फिर वहां पे देखेंगे कि कैसे मिंट करवा रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी चेक्स लगवाए हैं मैंने, वैसे ही कि टू जो हो वो एड्रेस जीरो नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने ये कहा है कि जो टोकन जो है वो चेक करे कि ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट ना हो, अगर एग्जिस्ट हो तो वो ये शो कर दे कि टोकन ऑलरेडी मिंटेड है, ठीक है। उसके बाद फिर वो एड्रेस का जो है रिक्वायरमेंट के जो रिसीवर है उसका एड्रेस जो वो होना चाहिए कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसमें ER721 रिसीवर का जो रिक्वायरमेंट है, और फिर उसमें बैलेंस के अंदर जो है उसको एक ऐड कर दे और टोकन आईडी के अंदर भी उसको ऐड कर दे। अच्छा ये वो फंक्शन है जो
चेक करता है कि आपका जो आसिम भाई receiver है। एक सेकंड, जरा ऊपर जी। जाइएगा। जी 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 बिल्कुल ये बिल्कुल। लाइन नंबर 204 पे जो डबल रिक्वायरमेंट कंडीशन चेक हो रही है ना, ये नहीं मुझे समझ आ रही। अच्छा ये मैंने भी थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से लगाई थी। अच्छा, इसमें वो ये चेक कर रहा है कि ये जो टोकन आईडी है ये जीरो एड्रेस पे ना हो, मतलब कि ये ऑलरेडी मिंटेड ना हो। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है। ये देखिए, एक ये मिनट थोड़ा आसिम सा। भाई, आसिम भाई एक मिनट। जी जी बिल्कुल। जी जी ये वाला बिल्कुल। मेरे ख्याल जुमला से था उल्टा ना, बोल गया आसिम भाई। हाँ ये एग्जैक्टली ये इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ओनर से ये पहले का। ये चेक कर रहा है कि इस एड्रेस पे जीरो के अलावा कोई और एड्रेस आ रहा है ना, तो उसका मतलब कि टोकन मिंट हो चुका है। हाँ जी अगर देखिए जीरो आ इसमें। रहा है तो फाइन है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कि ये मिंट हो हाँ जी, चुका ये देखिए मिंट इसमें हो दो चुका है जी, अब दो समझ आ जगह गई है। पे नॉट लगा हुआ है। है। नॉट एक लगा हुआ ये है, नॉट डबल लगा, नॉट है यहाँ पे, ये देख लीजिए। एक ये नॉट लगा हुआ, ये पूरे अगर के दोनों ऊपर तरफ नॉट से लगा। नॉट हटा दें, नहीं तो वो तो एड्रेस रिपीट जीरो होगी हो ना जाएगा ना, जी। वो एड्रेस जीरो आसिम पे आ भाई जाएगा। ओके ओके ओके। तो ये देखें ना, मैंने क्या किया है कि ये मैं यहाँ से लेके आया हूँ। अगर आप इधर देखें, ये देखें, ये इज एग्जिस्टेंस है ना, यहाँ से इसको मैंने नॉट कर दिया। तो यहाँ पे नीचे आके ये नॉट बन गया। ये थोड़ा सा मुझे भी डिफिकल्ट लगा था, मैंने कहा चले इस तरह से इसको ले लेते हैं नहीं बाहर। आसिम भाई और तारिक के साथ, यानी मैं, अगर आप जैसे ये मेरा ख्याल एमन कह रही हैं कि अगर आप इसको डबल इक्वल कर दें और बाहर वाला नॉट हटा दें अच्छा, तो तो ठीक वो नहीं हो जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि ये टोकन आईडी का एड्रेस जीरो होना चाहिए। हाँ हाँ, जी। आप डबल नॉट के बजाय डबल इक्वल कर दें, तब भी काम यही हो जाएगा। अच्छा, तब भी यही हो जाएगा। चले, मैंने तो इसको मैं फिर देख लूंगा, इसको क्योंकि नोट कर देखें लूंगा। इसका क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कि ऐसा होना, वी एक्सपेक्ट इट टू हैपन लाइक दैट। जो पहला पैरामीटर है वो क्या, हम कह रहे हैं कि इस टोकन आईडी पे ओनर एड्रेस जीरो होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना? तो सही है। दैट इज आसिम फाइन। भाई अगर वो आप कुछ और कमेंट होगा तो करके ऑलरेडी मिंटेड है, वरना वरना ठीक है, वी आर गुड। हाँ जी ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा, इसको लगा के। दिस इज नॉट रॉन्ग बट हाँ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। हाँ, नहीं वो सही बात है, हाँ, जितना तो सिंपल होगा दो उतना अच्छा नॉट्स होगा। ने घबरा दिया। जी जी बिल्कुल। एक सेकंड में इसको कॉपी करके इधर लिख लेता हूँ। इसको ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। नहीं, ये कॉपी डबल नहीं हुआ। डबल डबल स्लैश कर दें। नहीं, वो कॉपी नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ, ये आ गया। इसको मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं इसको बाद में चेक करता हूँ। ठीक है, आगे चलें जी। अच्छा, अब हम उस पे चलते हैं जो सर वाले रिक्वायरमेंट्स जी थे, उनको देख आसिम लेते हैं। भाई एक चीज मैं जी जी पूछना बिल्कुल। चाह रहा था कि वहां पे, यहाँ पे मेरा ख्याल है मिंटिंग में ऐसा नहीं होता कि वो हम सप्लाई को भी इंक्रीमेंट करते हैं शायद? हाँ जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ओके ओके। वो इधर आएगा यहाँ पे। बाय ये जो में? बाई में मैंने लगाया हुआ। ओके राइट राइट राइट। ठीक है आसिम भाई एक सवाल है, जी अगर इजाजत दे तो। सर। अच्छा थैंक यू। अच्छा, ये जो मॉडिफायर्स यूज किए हैं आपने, बनाए हैं अप्रूवल उसके हवाले से, वो मेरे ख्याल में एक ही जगह पे यूज हो रहे हैं, राइट? एक ही फंक्शन में नहीं, वो सिर्फ दो ट्रांसफर। जगह पे यूज हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, वो दो जगह पे हैं शायद। लेट मी चेक, क्योंकि वो पहले मैंने सारी जगह पे लगाए थे, तो यहाँ पे भी लगाए थे। फिर मैंने देखा कि ये तो जो है अल्टीमेटली ट्रांसफर फ्रॉम को कॉल कर रहे हैं, तो फिर मैंने वो सारी जगह से हटा दिए। मैंने ऑर्डर 6 जगह पे लगाया हुआ था, तो उनका मकसद नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली इसको कॉल करेगा, तो यहाँ पे चेक होगा। यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है इनकी। सही। तो अगर इस मॉडिफायर की जगह मैं ये सोच रहा था कि रिक्वायर्ड की चेक लगा दे, तो उस दोनों में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, फर्क कोई नहीं होगा। उससे ये हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको जैसे अभी सर ने हमें ये वाली लॉजिक्स दी हैं, रिक्वायरमेंट दी हैं, अब अगर सर इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऐड करते जाते हैं, ठीक है, तो हमें उसकी फिर जरूरत पड़ती रहेगी अथोराइजर की। अच्छा ठीक है, तो आपका कोड जो है ना, जैसे वो अहमद भाई कहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए कि डायनामिक्स होना चाहिए, कि अगर आपको फर्दर जरूरत पड़ती है, फ्लेक्सिबल हो, आप उसको वैसे वैसे मॉडिफाई करते चले जाएं, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है।
ठीक है सर। बाकी तो वो हर जो है अपनी लॉजिक्स है ना, वो जैसे भी आप उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, तो ये हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट थी कि यूजर कैन ओनली बाई द टोकन व्हेन द सेल इज स्टार्टेड। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसमें वेरिएबल बना लिए, जैसे सेल स्टार्ट टाइम है, फिर मैंने उसका पीरियड भी डिफाइन कर लिया कि भाई उसको भी वेरिएबल में ले लेते हैं ताकि आगे इसकी कैलकुलेशन में आसानी रहे। फिर एक और वेरिएबल बना लिया सेल एंड टाइम का। फिर NFT प्राइसेस, ये सारे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, फिर इसको हम चेक कर लेते हैं आगे। अच्छा, सेल टाइम के अंदर मैंने क्या किया, उसको कंस्ट्रक्टर में पास करवा लिया, और ब्लॉक टाइम प्लस ये 10 सेकंड मैंने एक ऐसी एडिशनल रख लिए चेक करने के लिए कि अगर मैं इमीडिएटली इसको डिप्लॉयमेंट के बाद कोई चीज़ बाई करना चाहूँ तो वो मुझे बाई करने दे रहा है कि नहीं। पहले ये 60 सेकंड थे, मैंने जस्ट इसको कम किया क्योंकि मैंने उस पर डिप्लॉय करना था ऑप्शन पे, उसकी वजह से। तो वो मुझे ये टेस्ट चेक करने के लिए कि ये मुझे बाई करने दे रहा है कि नहीं, तो वो मुझे नहीं बाई नहीं करने दे रहा था, तो ये क्लियर है कि मेरा कोड चल रहा है। अच्छा, इसको हम फंक्शन भी बना सकते हैं सेपरेटली, लेकिन सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप फंक्शन बनाएं। जैसे हम एक फंक्शन बनाएं और उसमें ओनली ऑनर उसको कॉल करें जो उसका टाइम स्टार्ट हो, उसके लिए। फिर पीरियड जो है, वैसे सर ने 30 डेज का कहा था, तो मैंने 180 सेकंड्स काउंट किए हैं ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि मेरा जो सेल टाइम है वो एंड हो गया है कि नहीं। सेल एंड टाइम एक मैंने ले लिया कंस्ट्रक्टर में, जिसमें मैंने उसको कहा कि सेल टाइम जो हमारा टाइम स्टार्ट हो प्लस जो है सेल पीरियड हो, उसके बराबर वो सेल एंड टाइम बन जाए मेरा। फिर जो है NFT सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई जो है सर ने 100 कही थी, मैंने 5 ले ली चेक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे 30 डेज है और ये 100 है, तो यहाँ पे मैंने 5 ली है। अच्छा, ये मैंने एक और काम क्या किया है कि टोकन ID को कंस्ट्रक्टर के अंदर ही 0 वैल्यू पास करवा दी, ताकि जैसे ही आगे न्यू मिंटिंग हो उसमें ये इंक्रीमेंट करता जाए, प्लस करता जाए। फिर मैंने एक चेक भी बनाया देखने के लिए कि अगर मुझे चेक करना पड़े कि भाई मेरी सप्लाई कितनी है, करंट सप्लाई क्या है इस वक्त, और वो मैक्सिमम सप्लाई से एक्सीड तो नहीं कर रही, उसके लिए भी मैंने एक जो वेरिएबल बना के यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल, और उसमें मैंने उसकी 0 वैल्यू ले ली। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये चेक करना चाहूँ कि मेरी जो रिसेंट वाली टोकन ID क्या है, तो मैं इस लास्ट टोकन ID से चेक कर सकता हूँ। तो जो भी टोकन ID यहाँ पे मैंने लिया है उसको मैंने इसमें पास करवा दिया, तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट होती जाएंगी तो मैं इसको फंक्शन के थ्रू कॉल करवा के आगे जाके चेक कर लूंगा। ये जैसे लाजम मलजूम है हमारे लिए। आसिम भाई एक सेकेंड, लास्ट टोकन ID की जरूरत है हमें क्या? ये वो मैंने, वही नहीं होगी जो हमारी करंट सप्लाई होगी? अच्छा, ये टोकन ID नंबर के लिए मैंने जो है ना इसको कॉल किया है। करंट सप्लाई में तो आएगा काउंटर, जैसे 1 2 3 4 5। टोकन ID, लेट्स से कि हम टोकन ID स्टार्ट ही 1000 से करते हैं। अच्छा, हाँ उस केस में। हाँ, तो अगर कोई जाके कॉन्ट्रैक्ट से ये चेक करना चाहे कि भाई टोकन ID क्या चल रहा है, अभी 101 चल रहा है, 115 चल रहा है, लेकिन करंट सप्लाई में तो हो सकता है कि वो 5 आ रहा हो या 4 आ रहा हो, तो इस मकसद के लिए मैंने फिर वो बनाई थी कि मैं ये चेक कर सकूं। सही सही। और दूसरा सवाल ये कि हमें, मेरा ख्याल है बाकी लोग भी इस पर रोशनी डालें कि ये 45 पे पेएबल करने की जरूरत शायद नहीं है जब हमने रिसीव को पेएबल, रिसीव भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, या है? नहीं, जरूरत है, वो आपको वार्निंग देता है उसके बावजूद। नहीं नहीं, अगर पेएबल हटा दें तो देगा वार्निंग? मेथड रहने दें लेकिन पेएबल हटा दें। फॉल बैक हमेशा पेएबल होता है ना? नहीं नहीं, तो वार्निंग दे रहा है इसमें रिसीव फंक्शन भी तो लगा हुआ है, इस वजह से आसिम भाई शायद। वो लेफ्ट पे ग्रीन टिक मार्क है which I assume is not, सर, वो is मोबाइल without a पे आ warning. रही है वार्निंग। सॉरी वो मेरे मोबाइल पे आ रही है वार्निंग। मोबाइल पे कौन सी वार्निंग आ गई? पता है, क्लास बहुत खामोश हो गई थी ना, मैंने कहा चले। अच्छा अच्छा, ये वैसे प्रैक्टिस में जो हमने देखा है कि वहाँ पे ये टेबल लगा हुआ था, अगर इसके बगैर भी चल रहा है तो वेल एंड गुड। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके जी पीछे जी
कि हाँ, पहले हमारे पास सिर्फ फॉल बैक होता था, रिसीव नहीं होता था। तो बिल्कुल हम फॉल बैक से दोनों काम लेते थे सही है। कि ठीक है वो ईथर भी आएंगे और दूसरा अगर कोई रॉन्ग कॉल आएगी तो वो उसको भी हैंडल कर लेगा। लेकिन फिर अब रिसीव आ गया। रिसीव का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो ईथर्स को Value। यानी वो वैल्यू को उठा ले और हैंडल कर ले। तो अगर वो वैल्यू को हैंडल कर रहा है तो हम फॉल बैक से वैल्यू हैंडल ना करवाएं। यानी हो सकता है ऐसे, मेरे ख्याल में लगाने में भी शायद कोई मसला नहीं होगा, लेकिन यह है कि शायद इस तरह भी ठीक है। सही है, सही है। अच्छा, वैसे प्रैक्टिस में तो जी जी वो एक और हमारे अहमद भाई हैं, वो उन्होंने जी मैं भी यही कहने लगा था, ये मेरे हम नाम हैं एक, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। जी जनाब। कहाँ गए? जी अहमद भाई, उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, चले सवाल इसमें। अगर अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आ रही है जिसमें वैल्यू भी है, यानी कि ईथर भी है और डेटा भी है, तो बड़ी दूर पहुंचे हो भाई, मैं भी अभी अभी यही सोच रहा था। हाँ, उस केस में मुझे लगता है लगाना पड़ेगा तब, वरना वो कैसे हैंडल होगा। यू आर राइट। तो सर लगाएं कि ना लगाएं, अब ये बताएं। नहीं, नाउ इट मेक्स मोर सेंस टू हैव इट देयर। तो वो मेरा ख्याल है कि या अच्छा, तो बस हमें टेस्ट करके पता चलेगा बाकी। इरफान साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई इरफान भाई आपकी। इरफान भाई, आपकी आवाज आवाज के बजाय वो गिटार आ रहा है। कोई बस कुछ सुर मिल गया है सुनने के लिए। जी इरफान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अगर पेबल है ना, अगर खाली तो इरफान भाई आप लिख दें, मैसेज लिख दें, चैट में क्वेश्चन लिख दें अपना। इथर आया है फिर तो इसको काम करेगा, लेकिन अगर डाटा आया फिर जो ना, ये दोनों ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ इथर के साथ डाटा आया तो फिर आपको पेबल करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही? जी जी क्लियर हो गया। मेरा ख्याल पहुंच गई हाँ जी, हाँ जी। शुरू से कुछ ना कुछ पहुंच ही गई। वो आपकी बात ठीक है, वही जैसे जो तारिक ने भी पॉइंट आउट किया, आप भी वही बात जो कह रहे हैं कि हाँ वो हमें करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इट इज बेटर टू हैव इट। हाँ, इस पे भी लगा दें फिर। जी जी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक मॉडिफायर बना लिया जिसमें कि सेल स्टार्ट, वही चेक करेगा कि सेल स्टार्ट हुई है कि नहीं। अच्छा, उसमें वो सेल स्टार्ट टाइम जो है वो कम होना चाहिए ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प से, यानी उसके बाद ही ये स्टार्ट होगी। अच्छा, इसमें मैंने दो एडिशनल चीज़ें पास करवाई हैं। एक मैंने कहा है कि जब सेल स्टार्ट हो तो NFT की प्राइस जो है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये कि जो डिप्लॉयर है, ऑनर है, वो NFT की प्राइस जो है सेल स्टार्ट होने से पहले ही डिक्लेयर कर दे। तो अगर वो डिक्लेयर नहीं होगी तो ये उसको सेल्स को स्टार्ट नहीं करने देगा। आप सेल स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हैं हासिल? अच्छा, मैं ये सेल स्टार्ट जो है, अच्छा कहाँ पे कर रहा हूँ इसको स्टार्ट नहीं, ये सिर्फ जो है मॉडिफायर है। ये जब आप बाई टोकन करेंगे उसमें मैंने ये लगाया हुआ है सेल स्टार्ट का। तो जो भी कोई बाई करने जाएगा, इनिशियलाइज कहाँ पे कर रहे हैं सेल्स स्टार्ट को? नहीं, मैं उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा, उसको कॉल नहीं करवा रहा मैं। वो ये देखिए ना, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज किया ना आपने टॉप पे? हाँ जी, हाँ जी, कंस्ट्रक्टर में ही कर दिया ना। अच्छा, आपने इसको टाइम स्टैम्प जो भी हुआ उसमें हाँ, आपने इसको 10 मिनट ऐड कर दिए, जो भी आपने ऐड कर दिया। लेट्स से 60 सेकंड ऐड कर देता हूँ। हम जब चेक करेंगे तो इसको देख लेंगे फिर। अच्छा, तो उससे पहले ये नहीं होगा। जी जी जी। एंड आप कहाँ पे कर रहे हैं? सेल पीरियड के साथ। हाँ जी, ये देखिए, फिर मैंने सेल पीरियड ले लिया ना। उन्होंने, सर ने कहा कि जैसे रिक्वायरमेंट थी 30 डेज की ना, तो यहाँ पे मैंने आगे कमेंट्स में डाल दिया कि 30 डेज है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए देखेंगे, ताकि 1-2 ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक करें कि सेल एंड हो रही है कि नहीं। उसके बाद हमें 180 सेकंड्स के बाद हमें ये बाई करने दे रहा है कि नहीं।
तो स्टार्ट टाइम प्लस सेल पीरियड को हमने सेल एंड टाइम में पास करवा दिया। ओके ठीक है। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टर में ही होगी। ओके। वैसे टेक्निकली आप जो है जितने कम स्टेट वेरिएबल यूज करें उतनी गैस के लिए बेहतर है, लेकिन ठीक है, सही है। सही सही। अच्छा, उसके बाद ये वाला हमने चेक कर लिया कि इसकी प्राइस होनी चाहिए, और फिर हमने ये चेक किया कि बेस URI भी उसकी ऑलरेडी डिक्लेयर होनी चाहिए। उसके बगैर अगर वो डिक्लेयर नहीं है तो आपका जो उसको कॉल ना करे, बाई फंक्शन को स्टार्ट को कॉल ना करे। तो फिर मैंने इसी तरह एक और मॉडिफायर बना लिया इज सेल एंड का, जिसमें वो चेक करेगा कि जो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प है वो सेल एंड टाइम से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है सेल खत्म हो गई है, एंड हो गई है। फिर एक मैक्सिमम सप्लाई का बना लिया कि जैसे हमारे पास 100 थी, तो करंट सप्लाई जो है वो कम होनी चाहिए मैक्सिमम सप्लाई से। ये तीनों कंडीशंस चेक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट थी कि जो ऑनर है वो NFT की प्राइस को सेट कर सके। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें ओनली ऑनर जो है वो उसकी प्राइस को सेट करेगा। फिर अगर प्राइस चेक करना चाहते हैं हम कि क्या प्राइस है, तो आप इसमें प्राइस क्या पास कर रहे हैं? ईथर पास कर रहे हैं? इसमें ईथर पास कर रहे हैं ना। यानी कि आप अपनी प्राइस, आपकी प्राइस जो है वो ईथर से कम नहीं हो सकती। 1 ईथर से मिनिमम प्राइस आप सेट कर रहे हैं इसका? हाँ जी, हाँ जी, 1 ईथर से इससे कम नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप 0.05 ईथर करना चाहें तो आप नहीं नहीं, ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने उसको 1 ईथर ही रखा है। जैसे यहाँ पे रिक्वायर है मैसेज डॉट वैल्यू इक्वल टू NFT प्राइस, और ये 1 ईथर होनी चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया हुआ था, शायद किसी जगह पे मैंने लिखा हुआ था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहीं जगह एक जगह पे मैंने, हाँ ये लिखा हुआ है जैसे 1 ईथर। तो इसको मैंने टेम्परेरी 1 ईथर ही रखा है ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो ये ना। ओके। अच्छा, फिर जो आगे ये है सेट बेस URI। सॉरी, मैं नहीं समझ सका ये चीज। ये कैसे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कि 1 ईथर से छोटी वैल्यू नहीं होगी? ये बिकॉज ये उसको जो है, अच्छा वो अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है। ये देखिए अहमद भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि NFT प्राइस जो है वो मैसेज डॉट वैल्यू के इक्वल हो। तो मैंने NFT प्राइस जब मैं पास करूंगा तो उसको मैं 1 ईथर करूंगा, जो यहाँ मैंने कमेंट किया है। तो अगर मैसेज डॉट वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तब भी वो नहीं लेगा, 1 से कम होगी तब भी वो नहीं उसको चलने देगा। तो उसको मस्ट है कि 1 ही भेजना है। आसिम भाई एक सवाल है। जी बेसिकली NFT की प्राइस जो आप सेट कर रहे हो, ईथर तो किसी भी वेरिएबल में नजर नहीं आ रहा पास होते हुए। यानी कि एक्सचेंज रेट, अगर एक मिसाल के तौर पे बात की जाए कि आपका एक्सचेंज रेट फॉर एग्जांपल 1 ईथर होगा या 2 ईथर होगा, तो वो तो कहीं पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये देखें, दो वेरिएबल्स जो आपके NFT प्राइस इज इक्वल टू अंडरस्कोर NFT, आपने इस NFT को जो ले रहे हो वो ईथर से किस तरह से इक्विवेलेंस हो रहा है? वो या तो आप वैल्यू पास करोगे उसके अंदर 1 ईथर की, तो वो इसको काउंट करेगा। ये देखिए, ये UN 256 हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर उसको 1 ईथर पास करेंगे तो वो उसको NFT प्राइस के बना देगा उसकी, कि वो NFT प्राइस है। ये NFT प्राइस, लेकिन अगर 5 पास कर दें फिर तो वो 5 प्राइस बन जाएगी। हाँ बेसिकली वो प्राइस को ना ईथर में रखना चाह रहे हैं, उसकी छोटी जो डिनोमिनेशन है ना उसमें लिखना होना चाह रहे हैं। हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि ये अभी जो है वो सिंपल रहे कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। तो फिर उसको फर्दर जो है इनहेंस किया जा सकता है उसमें छोटी डिनोमिनेशंस लेके उसके हिसाब से। सही। अच्छा, ये सेट जी सेट NFT प्राइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट में होना लाजमी है, या जब हम DApp या कोई ऐसी बनाएंगे तो Web3 के जरिए हम कंट्रोल करेंगे ना इसको? मेरे ख्याल में सेट NFT प्राइस में तो उसमें ये जो डेसिमल्स वगैरह होते हैं ये देने की जरूरत नहीं होती। वो जो है ना मेथड्स कुछ ऐसे प्रोवाइड करते हैं जैसे 2 वही और 2 ईथर्स वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू देंगे तो वो उसको ईथर और वही में कन्वर्ट करके दे देता है। तो इसमें मेरे शायद जरूरत ना पड़े वो DApp में जब जाएंगे तो। जब जाएंगे तो बिल्कुल। फिलहाल अभी तो असाइनमेंट की जो है ना रिक्वायरमेंट है ना, मैनुअली हमने ऐसे बना दिए। असाइनमेंट तो की जिसका वजह से। अदरीस भाई का सवाल था उसका जवाब है। तो वो फिर उसको फ्रंट एंड पे कंट्रोल करेगा ना? हाँ, फ्रंट एंड पे कंट्रोल करेंगे। वो Web3 जो है ना वो हमें काफी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मेथड प्रोवाइड करती है जिसे हम ईथर और वही में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। वो यहाँ पे डेसिमल्स ठीक और है। लास्ट टाइम में अगर मनसूब भाई को याद हो तो हमारा यही क्वेश्चन था, हाँ हामिद को भी याद होगा, आपको भी,
कि हम ये कह रहे थे कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उस पे ईथर स्कैन पे जाके देखते हैं तो वहां पे वैल्यूज जो हैं वो मिलियंस में आ रही होती हैं, लेट्स से 1 मिलियन टोकन, 2 मिलियन टोकन। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना के डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो तो क्वाड्रिलियंस में आ रही होती हैं वहां पे बिल्कुल वैल्यूज। बिल्कुल वैसे ही आ रही तो थी। वो उसको 1 मिलियन को और मल्टीप्लाई कर देता है 18 zeros के साथ। तो वो Web3 के मेथड्स हैं, वो उनको कन्वर्ट कर लेंगे, वो ट्रिलियन क्वाड्रिलियन जो है ना वो इथर में शो हो जाएंगे, वो सही मेथड है, काम आएंगे वहीं पे। अच्छा Web3। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये भी रिक्वायरमेंट थी कि जो जैसे सेट जो बेस URI वो सेट करें, तो यहाँ पे हम वो ले रहे हैं ओनली ऑनर इसको सेट कर सकता है, बेस URI में पास होगी और फिर वो आगे जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, वैसे ही उस टोकन आईडी को साइन भी हो जाएगी। मेरा जो सर्वर है वो जैसे तारक भाई ने हमें गाइड किया था वैसे ही मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बना लिया था। तो ये मैंने अपनी उसके लिए रखा हुआ है ताकि मुझे बार बार वहाँ से कॉपी ना करना पड़े, यहाँ से मुझे पता चल जाए। वैसे दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको कंस्ट्रक्टर में भी पास करवा दो 1 टाइम, तो वो वहाँ से भी ले लेगा, लेकिन मैंने ये इस तरह से किया है। अच्छा उसके बाद था कि बाई टोकन करने, जो बाई कर सकें, ये इसी तरह से ही वो एड्रेस लेगा किसको जाएंगे, और फिर पब्लिक पेबल क्योंकि इधर रिसीव करने हैं हमने इसके अगेंस्ट, और इसमें वो चेक करेगा कि मैक्सिमम सप्लाई अचीव होगी है कि नहीं। ये तीनों मॉडिफायर्स हमने ऊपर बनाए थे, वो तीनों यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं। ना तो वो सेल स्टार्ट पहले से बाई करने देगा और ना ही एंड होने के बाद उसको बाई करने देगा। और फिर ये रिक्वायर है कि वो चेक करे कि NFT के बराबर हो, यानी वैल्यू कम या ज़्यादा ना हो, ताकि उसमें क्योंकि हमने कोई और कैलकुलेशन की नहीं है उसकी रेट के मुताबिक, तो सिंपल रखा है इसको। फिर ये अच्छा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है रेस्क्यू टीम से कि मैं अगर ये वाला जो है 97 पे जो लाइन है अगर ये ना भी लगाऊं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिसीव कर लेगा ना? जी सर, मेरा तो यही ख्याल है कि वो रिसीव तो कर लेगा क्योंकि हमने 89 में पेएबल लगाया हुआ है, लेकिन ये जो 97 वाला पेएबल है बाय टोकन में एड्रेस दिस, अच्छा यस, हाँ ये तो नहीं, ये आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसको रिसीव कर कॉन्ट्रैक्ट रहा को है। करवा रहे हैं। जी, वो तो आपके 89 वाले पेएबल जब से हो जब कोई जाएगा बाई खुद ही। करेगा तो वैल्यू जो अपना इथर वो सेंड करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के पास आ जाएंगे ना। जी बिल्कुल, वो हमें नहीं करने पड़ेंगे, यानी ये काम इथेरियम ने अपने अपने जिम्मे लिया हुआ है, वो ये काम कर देगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में वो ट्रांसफर कर देगा उसको। लेकिन सर अगर ये सिर्फ पेएबल हो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट के पास ही आएगा। सॉरी, अगर ये वाला फंक्शन आप सिर्फ पेएबल ही डिक्लेयर कर दें तो इधर जब भी कोई आएगा वो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पास ही आएगा। बिल्कुल, यानी हम लाइन नंबर 97 को कमेंट आउट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर हम अहमद भाई से अगर एक सवाल है अहमद भाई से यहाँ पे। जी अहमद भाई, मेरे जहन में एक चीज आ रही थी, जैसे यहाँ पे हम देखें एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से सेंड हो रहे हैं, तो ऐसा कोई फंक्शन है कि यहाँ पे हम रिसीव भी कर सकें इस तरह से, जैसे कोई किसी एक्सटर्नली ओन अकाउंट से हम यहाँ पे रिसीव करें, या उससे हम ईथर भेजें इस कॉन्ट्रैक्ट को? वो हो रहा है ना भाई, ये जो हमने लाइन 89 में पेएबल लिखा है, तो हमने अपने इस फंक्शन को ये कैपेबिलिटी दे दी है कि ये ईथर रिसीव कर सकता है। तो और फिर ये जो लाइन 95 में आसिम भाई ने जो रिक्वायर स्टेटमेंट लगाई है, ये यही चेक कर रही है कि मैसेज डॉट वैल्यू में उतनी ही, यानी जो भेजी गई मैसेज डॉट वैल्यू में हमें वही मिलता है ना, ईथर वैल्यू क्या है, सही ईथर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एनएफटी प्राइस की। फॉर नहीं, अगर एग्जांपल 2 ईथर है उस पर, इसकी तो वो जगह आ हम जाएगी ऐसा इसके कर ले पास। कि एक डिपॉजिट अकाउंट रख लें और हम उसमें जमा कर लें, उसमें से फिर कॉन्ट्रैक्ट को भेज सकते हैं? नहीं, उसका फायदा क्या, हमें ईथर बिला वजह क्यों भेजेगा? अगर आप हमें हाँ डोनेशन की कोई चीज है तो वो आप कह दें बना दें। तो उसमें फिर आसिफ भाई सिर्फ एड्रेस की जगह पे उसका एड्रेस पास करवा दें तो वो उसको चले जाएंगे। नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में भेजने हो तो वैसे ही आ रहे हैं ना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में भेजें तो आपको लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर 1। हाँ बिल्कुल, लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए कोई और कुछ करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं, वो तो आ जाएंगे। जो आप बात कर रहे हैं काउंट रखने की, तो उसको आप एज अ वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं कि आप वैल्यू रेफर करना चाहें, लेकिन अगर आपको कभी भी बैलेंस मालूम करना है तो आप फंक्शन लिख लें जिसमें आप जो है ना वो दिस डॉट बैलेंस रिटर्न कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस क्या है, कितने ईथर है उसमें। तो उसके लिए आपको अलग से एक स्टेट वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू।
बल्कि अब तो वो जिस तरह हमने शायद थोड़ा सा ओपन ज़ैपलिन में देखा भी है कि वो स्टेट वेरिएबल अगर कोई कांस्टेंट होता है ना तो उसे स्टेट वेरिएबल नहीं बनाते, उसका एक मेथड बना देते हैं कि मेथड से गेट, उसमें चाहे कांस्टेंट यानी एक स्ट्रिंग है या कोई एक कांस्टेंट, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने हार्ड कोडेड करना है कि जो सेल एंडिंग टाइम है वो 30 डेज होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं स्टेट वेरिएबल और उसमें लिखूं कि सेल ड्यूरेशन इज इक्वल टू 30 डेज, उसके बजाय मैं एक चाहे प्राइवेट फंक्शन बना लूं और वहां से सिर्फ रिटर्न करा दूं रिटर्न 30 डेज। उससे क्या होगा कि स्टेट में कोई जगह नहीं उसकी ली जाएगी, वो एक जब आपको चाहिए हो तो आप उस मेथड को कॉल करें तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो आपको स्टेट वेरिएबल एक्सेस करके बनानी है। तो अब इस तरह की चीजें हो रही हैं ताकि हम स्टेट पे कम से कम बोझ डालें। असल में ये सवाल मेरे जहन में पिछली असाइनमेंट से आ रहा था 3C से। उसमें मैंने एक फंक्शन में ये किया था कि शायद टाइम ले रहे हैं हम दूसरों का, इस तरह से रिलेवेंट तो नहीं है क्वेश्चन, मगर मौका है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसमें मैं कर रहा था कि जब वो इथर बाय कर रहे थे ना कोई भी बंदा, तो डायरेक्टली वो जो एक्सटर्नली ओन अकाउंट था ओनर का उस पर ट्रांसफर हो रहे थे सारे इथर ना। अब जब वो उसको रिफंड कर रहे थे तो रिफंड अब उस एड्रेस से उसको कर नहीं सकते थे, उसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए इथर, समझ रहे। तो मैं ये चाह रहा था कि जितने वो हम रिफंड कर रहे हैं वो एक्सटर्नली ओन अकाउंट वापस कॉन्ट्रैक्ट को दे, उतने फिर वहां से वो ले ले। तो ये मैं कर नहीं पाया। अच्छा, किसी दूसरे का अकाउंट पे ना आप ट्रांजैक्शन चलाना चाह रहे हैं, उसके अकाउंट्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। देखिए जब वो बाय कर रहा है टोकन, तो वो जो मैसेज वैल्यू जितनी भी आ रही है इथर, वो डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट के पास नहीं भेज रहा मैं, ठीक है। अब वो पैसे तो सारे उसके अकाउंट के पास है ना, कॉन्ट्रैक्ट के पास जीरो है बैलेंस। अब जब हम रिफंड कर रहे हैं तो उस अकाउंट से उठा के उसको कैसे दें? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास है नहीं। हाँ, तो उसके लिए मैं ये चाह रहा था कि उतने जितने हम रिफंड कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो भेजे ईओ से, एक्सटर्नली अकाउंट से, वहां से वो ले ले। तो ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं था कि हम एक्सटर्नली ओन अकाउंट से ले लें वहां से पैसे। वे नहीं, फिर एक्सटर्नली ऑन अकाउंट जो है ना, फिर उसे अप्रूव करेगा तो फिर वो जो है ना उसको ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, ईओए से ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे तो आप भेज सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से उठा के नहीं ला सकता। इथर नहीं ला सकता। इवन हामिद जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसे अप्रूव करेंगे, वो टोकन तो अप्रूव कर सकते हैं जो हमने बनाए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, मेरे ख्याल में ईथर आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मेरे एंड पे इतने ईथर उठा के ले आना, मेरे ख्याल में। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपको रिसीव फंक्शन बनाना पड़ेगा एक सिंपल सा, जिसमें जो भी इसको एग्जीक्यूट करे और उससे ईथर जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। आपने सिंपल है, आप एक पेबल रिसीव फंक्शन बना लें जिसमें चाहे कुछ भी ना हो, तो वो लेकिन तारिक वो इनिशिएट तो ईओ ऐसे ही होनी पड़ेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक्सटर्नली इनिशिएट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसको ऑथराइज कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। चाह रहा था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं भी कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा था जैसे कि मैं फंक्शन लिखूं मेरे जो ओनर के अकाउंट से उठ के इसमें आ जाए कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट से उठ के जो रिफंड कर रहा है उसको चले जाए। मैं कर नहीं पाया इस तरह से। नहीं, ये सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं होगा आपका, क्योंकि आप वो अलग से इनिशिएट करनी पड़ेगी। मुजफ्फर, इसका जो है ना हल, जो जैसे मैंने किया था, मैं फिर वो अपनी अप्रोच बता देता हूँ, उसमें गुंजाइश यकीनन होगी। ऑब्वियसली ये किया था कि जो टोकन जब कोई वापस करता है ना, तो वो तो मैं ओनर को भेज देता था, यानी किसी ने वापस किया है तो मैं कहता ओनर के अकाउंट में टोकन चले गए। लेकिन ईथर जो है वो रह गए कॉन्ट्रैक्ट के पास, और मैंने एक और ऐसा मेथड लिखा था जो सिर्फ ओनर चला सके और वो कॉन्ट्रैक्ट से ईथर वापस अपने अकाउंट में उठा सके। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट के पास बहुत सारे ईथर आ गए हैं और ओनर ये कहता है कि ठीक है मुझे कुछ इसमें से अब मैं अपने पास ले लूं, कॉन्ट्रैक्ट के पास नहीं छोड़ता, तो वो करे। लेकिन पॉइंट वही है जो तारिक भी बता रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, इनिशिएट हमेशा ईओए से होगी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होगी। तो वहां पे हमें रिलाय करना पड़ेगा ईओए। सही, हाँ, फिर मैंने भी यही किया भाई जो आप और एट द सेम टाइम बैलेंस के छोड़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। सही, ऐसा ही करना पड़ा फिर। तो फिर वो जो हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक लॉजिक थी वो तो पूरी नहीं होगी अगर बार बार ईओए उसमें इन्वॉल्व होगा। बेसिकली तो चीज यही थी ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ उसको हैंडल करे। हेलो, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया आसिम, रिपीट करेंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे
अगर हम उसको ईओ कॉल करेगा उसको रिटर्न करने के लिए, तो फिर हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉजिक थी या रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी नहीं होगी ना, जिसकी वजह से हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। नहीं, तो फिर तो आपकी लॉजिक होगी, आपके जो पहली ट्रांजैक्शन में आपने जब मिंट किया था टोकन, तो उसने ईथर भेजे थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे पार्क हैं आपके, ठीक है। जब वो रिटर्न करेगा, तो जब वो रिटर्न का फंक्शन कॉल करेगा, तो उसमें आप वैलिडेट करेंगे कि पहले तो ये कि उसके पास टोकन जो रिटर्न कर रहा है उसके पास है या नहीं, और उसके सही बाद है। आप यही जो आपने फंक्शन लिखा हुआ है 97 पे आप ये लिखेंगे, और यहाँ पे एड्रेस डॉट दिस की जगह आप एड्रेस डॉट मैसेज डॉट सेंडर कर देंगे। तो इसका मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट से पैसे को वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो लॉजिक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ईओए कॉल करेगा उसको और पैसे यानी उसको ईथर रिटर्न करेगा, तो उसमें तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का सारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लॉजिक होनी चाहिए थी वो तो नहीं होगी ना। तो वो तो ईओए इन्वॉल्व हो रहा है ना उसके अंदर। बेसिकली तो यही होना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद से उसको हैंडल करे, थर्ड पार्टी या ऑनर को आके उसको कॉल ना करे। नहीं, आपके पास कोई ना कोई ट्रिगर होगा ना। अब मतलब जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटेड या जो है वो टाइम ड्रिवन नहीं है, उसको कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर क्या है? आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट से जब इंटरेक्ट करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक वो आपको रिटर्न करेगा। लेकिन इट सेल्फ विदाउट, आपने देखा होगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता जब तक कि ईओ इन्वॉल्व ना हो किसी एक एंड पे या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना। ये चीज हमने बिल्कुल ब्लॉकचेन के शुरू में देखी थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए या तो आप ईओए टू अ कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, या इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो मैं अपना सवाल दोबारा बताता हूँ कि मेरा सवाल मेरी आवाज आ रही है? अब आई आपकी आवाज। मंसूर, अच्छा, ये कुछ मैंने चेंज किया है, उसकी जरा बैटरी डाउन हो गई थी, उसकी ब्लूटूथ थी। अच्छा, बिल्कुल तारिक भाई, आप जो बात कह रहे हैं ना, और आसिम भाई, आप देखें, अगर किसी ने जैसे रिटर्न करना है ना, रिटर्न के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में ईथर होंगे और आपने रिटर्न का फंक्शन ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो अपनी जो उसने परचेज की हुई है वो रिटर्न करके इक्विवेलेंट अमाउंट वापस ले सके, तो वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी जैसे कॉन्ट्रैक्ट के ओनर के एड्रेस पे अगर ईथर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उससे विड्रॉ वहाँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओनर के अकाउंट से ईथर निकाल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला सकता, चाहे कोई दूसरा एक्सटर्नली ओन अकाउंट जो है उसको कॉल करता रहे। तो उसके लिए ईथर ट्रांसफर करने के लिए तो जो जिसके पास जिसके कंट्रोल में ईथर मौजूद है वो वही कॉल कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतने ईथर होने चाहिए कि जो बायर है वो उससे वापस ले सके। और अगर किसी वजह से नहीं है तो ये ओनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी है कि मिसाल के तौर पे उसका टोकन इतना हाई इन वैल्यू चला गया है कि अब लोग बेचेंगे और प्रॉफिट लेंगे, तो वो ये मेक श्योर करे कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसने इतने ईथर डाल दिए हैं कि वो लोग आए और अपने टोकन्स बेचें तो उन्हें मिल जाए। एग्जैक्टली। जी सर, चलें आगे। जी 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 प्लीज। अच्छा, तो यहाँ पे हम आगे थे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे वो टोकन आईडी के अंदर उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। और ये जस्ट मैंने अपने चेक करने के लिए, जैसे पहले बताया था कि रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट टोकन आईडी में चेक करना चाहता हूँ क्या चल रही है, तो वो मैंने ले लिया। जैसे ये टोकन आईडी को इंक्रीमेंट करेगा वो इस टोकन आईडी के अंदर पास हो जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये टोकन आईडी चल रही है। और फिर यहाँ पे लाइन नंबर 98 पे क्या हो रहा है? अच्छा, ये भी मैंने एक एडिशनल अपने जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे वो होता है ना कि हम मैथ में करते थे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को रीचेक करना है कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो मैंने ये एक एडिशनल बनाया हुआ है कि फंड रेज के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के पास कितना फंड है। वो उस तरीके से भी पता चल जाता है जो हमने ERC 71 के अंदर 721 के अंदर देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट के पास कितना है एड्रेस, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है, इससे भी वही पता चल जाता है। लेकिन मैंने इसको रीचेक करने के लिए ये लिखा था जस्ट कि वाकई ये मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं आ रही। इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये मुझे बता देगा कि इतने इस वक्त मेरे पास इतने फंड हैं कॉन्ट्रैक्ट के पास, ये फंड रेज हुए हैं जो, क्योंकि जैसे आगे मे बी उसमें लास्ट असाइनमेंट में ERC 20 में सर ने कहा था ना कि आप रिटर्न भी करो,
तो फिर वहां से इसको माइनस करता था तो मैं ये देख सकता था कि मेरे पास अब इतना बैलेंस बाकी है, क्योंकि उसमें प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था। जैसे अगर जब आपने बाई किया है तो लेट्स से आपने 1 ईथर के इक्वल बाई किया है, तो जब आपने रिटर्न किया तो 2 ईथर के इक्वल रिटर्न किया है, तो वहां पे आपके पास फंड शॉर्ट हो जाएंगे ना, जब अगर आपके सारे टोकन वापस आ जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने ये डिजाइन किया था। ठीक है। तो फिर ये बाई टोकन जो है वो मिंट को कॉल कर लेता है, तो मिंट हो जाता है वहां से जो बाकी ये मैंने चेक करने के लिए रिटर्न। और ये एक एडिशनल रखा हुआ है कि अगर ऑनर इसको कॉल करना चाहे, फंक्शन को खत्म करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये दो चीजें मैं रखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ये वाला सेल्फ डिस्ट्रैक्ट वाला और एक ये पेएबल वाला जो जैसे ये फॉल बैक का था। जी मंसूर भाई आगे चलें। बिल्कुल आगे चलेंगे ना। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हमारा था कि हम इसको डिप्लॉय करना है, सही है। एक मिनट में दीजिएगा। अच्छा जी, मैं देखिए मेरा जो तरीका है डिप्लॉयमेंट का, मैं क्या करता हूँ कि सिंपली एक जो है नया अपना बना लेता हूँ फोल्डर। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है कि 4th असाइनमेंट को डिप्लॉय करना है, उसका एक सिंपल मैंने फोल्डर बना लिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड को। देखिए ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरा ये स्टाइल है। इसके लिए ये VS कोड को मैंने ओपन किया है, इसके अंदर मैं ये फोल्डर ओपन करूंगा जो मैंने अभी बनाया है 4th असाइनमेंट का। ये मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, इसमें मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, अलग से ओपन नहीं करता इसी के अंदर ही। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रफल इनिट कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर इसकी एक डायरेक्टरी बन जाए। ये सारी फाइल्स आ गई हैं ट्रफल की यहाँ पे, जो वो खुद से देता है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि जो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा था उसकी फाइल्स मैं जो है ना एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर में जो हमने बनाया था उसमें पेस्ट कर दूंगा। जी मैंने कॉपी कर लिए और इसको मैं अभी जो हमने फोल्डर बनाया था उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। ये वाला फोल्डर है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, मैं सिंपली इसके अंदर वो सारी फाइल्स जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाला वो फाइल्स यहाँ पे आ जानी चाहिए, ये आ गई वो फाइल्स। सही, अब मैं जो हमारी माइग्रेशन की फाइल थी उसको मैंने डिलीट करना है क्योंकि वो हमारे रिलेटेड नहीं है, उसको डिलीट कर दिया। अरे हमें चाहिए नहीं होती। नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है ना, ये टेस्ट के वो migration.js की फाइल नहीं है। हाँ, ये एक माइग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल फाइल थी के अंदर। वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी। तो ये मेरा तो टोकन यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं डिप्लॉय ये माइग्रेशंस के नाम से? नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये थी कि वो ट्रफल का एक डाउनसाइड कह लें या जो भी कह लें, वो ये थी कि अपना एक वो करता है, क्या कहते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय करता है और साथ आपको भी कराना होता है। नहीं, वो तो डिलीट कर दी, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो हमने ये फाइल अपडेट कर दी है इसकी। और ये मंसूब भाई का ट्रिक है कि इसको सबको डिलीट कर दो और अपना जो आपने पहले से डिप्लॉय किया हुआ वो वाला कॉपी करो और इसमें ला सेव कर दो। ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सही है। नहीं, वो बूम रह गया, बूम नहीं किया, बूम रह गया आखिर में। हाँ वो बूम तो ये हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, माइग्रेशन का हो गया। अच्छा, ये कंपाइलर वर्जन हमने चेक कर लेना है जो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया था, क्योंकि हमारा यहाँ पे 8.4 ही आ रहा है। लेट्स सी रीचेक, ये 8.4 है,
तो यहाँ पे भी हमारा 8.4 आ गया है, बाकी चीज़ें सही हैं। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर ये लाजमी करना है कि इसको इंस्टॉल करना है, हार्ड वॉलेट को, HD वॉलेट को, ये वाला जो है। ठीक है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इसको हम लिख देते हैं npm install -save, और ये अहमद भाई बूम। अच्छा, ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक फाइल बनाई हुई है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नजर आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, ये इसका मैंने एक छोटा सा बनाया था कि मैं कैसे करूँगा। तो हम यहाँ पे पहुँच गए इंस्टॉल पे, उसके बाद ट्रफल कंपाइल और माइग्रेट है, और फिर ये लास्ट वाला जरा इंपॉर्टेंट है कि डिपेंड ऑन योर लक। ये आपका इशारा मुझे लगता है MBDE की तरफ है। अच्छा, ये हो गया। अब इसको एक दफा कंपाइल भी कर लेते हैं। यार वो मैं भूल गया हूँ, उसका क्या एब्रिविएशन है वो MB का, मैंने बताया मंसूब था। भाई डिप्लॉयमेंट है। मंसूब भाई बताएंगे आपको। मंसूब भाई जरा रोशनी डाल दें। रोशनी डालूं? एरर के ऊपर रोशनी डालनी है। अपने एरर पे रोशनी डाल दी पड़ेगी। अपने एरर पे भाई, जब नेटवर्क एरर आता है ना तो वो MBD होता है बस। मंसूब भाई डिप्लॉयमेंट एरर। एरर 3260 32603 इस तरह कुछ कोड भी होता है इसका। अल्लाह करे ये चल जाए, अब इसको कोई पता नहीं चलता। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी जी बिल्कुल। ये आपकी दुआएं उस दिन मंसूब भाई के साथ भी थी। कभी कभी कबूल हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है दुआएं भी। वैसे आसिम भाई ने तो मतलब एक और शॉर्टकट निकाला है, वो तो पहली फर्स्ट माइग्रेशन ही उड़ा दी इन्होंने तो। हाँ, वो वाली उसकी जरूरत नहीं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट को तो चाहिए नहीं, और इसको हमने चेंज ही नहीं किया, सिर्फ ऊपर जाके अपने टोकन का नाम दिया और दैट्स इट। ये हो गया। वैसे सर आसिम भाई, वो सारी जो हमारी वीडियोस हैं सर जिशान की भी, और इवन कासिम साहब ने क्लास में, मुदस्सर ने क्लास में, सबने ये कहा कि इसको हाथ नहीं लगाना। ये जो है ना, ये मुकद्दस गाय है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो वो, लेकिन आपने तो माशाल्लाह, चले वेरी गुड। रिस्क लिया, इन्होंने उसके साथ ही हाथ कर दिया। अच्छा जी, हमने कहाँ पे देखना था, ये वाला आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। एमन के मैसेज में हंस रहा हूँ मैं। तो क्या मैंने बड़ा क्या लिखा उन्होंने, जो डर गया वो मर गया। अच्छा, ये हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक अब्दुल बासित साहब हमारे भाई हैं, उनको हमेशा से उनका मसला आता है कि वो वेरीफाई नहीं हो पाता उनका। अच्छा, ये आ गया है। आज हमारे साथ मौजूद भी नहीं है, प्रोबेबली एग्जाम था शायद। वो ऑफिस में थे, लेकिन आज नहीं थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे। अच्छा चलें वो। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, ये आ गया, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं यार, गलत आ गए हम सर। ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में हो पड़ा है। वेरीफाई है, ये वाला है ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। हाँ, ये वेरीफाई कैसे हो गया? सर ये वो पहले से तो रिप्लाई आपने नहीं किया हुआ आपने। वो उड़ा दी ना माइग्रेशन, उसने भी हाथ जोड़ दिए। नहीं, ये देखिए ना, ये तो अभी 1 मिनट हुआ है ना इसको ट्रांजैक्शन का। आपने शायद इसको रीसेट किया, पहले डिप्लॉयड हो गया मे बी। नहीं, मैंने रीसेट किया ना, ऑलरेडी रीसेट किया है, तो शायद वो उसी को ले रहा है फिर। मे बी। एक सेकेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये मैंने क्रिएट किए थे ना आफ्टरनून में। हाँ, ये शायद इसकी वजह से वो ले रहा है इसको ऑलरेडी।
लेना तो नहीं चाहिए वैसे कि हर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेना में नहीं चाहिए। डिप्लॉयमेंट होती है। हाँ, क्योंकि रीसेट करके उसके बाद नई उसके अंदर चेंजेस हमने किए हैं उसके, नहीं, आपने वो जो डिप्लॉय किया साथ रीसेट लिखा था। जी जी बिल्कुल, ये देखिए ना। हाँ वो लिखा था उन्होंने। हाँ लिखा मैंने था ये, लिखा था। सर ये तो मैंने गौर नहीं लाजमी किया। रीसेट का हाँ वर्ड है ना। एग्जैक्टली। हाँ ये यहाँ तो से मैंने, भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने अभी जो ये वाला आ रहा है यहाँ से उठाएं। अच्छा हम क्या आ ये रहा है नीचे? लेते हैं। ओके लेट्स सी, इसको करके देख लेते हैं। लेकिन वो जो 1 मिनट अगो कह रहा है ना, उससे हाँ जी वही लगता हाँ वही तो मैं वही कह रहा हूँ ना। है, तो सही बात। तो ये तो आज एक नई चीज पता हाँ, लगी वही है। है 7141 ही खुला हुआ है नीचे। हाँ तो तो वो शायद उसमें ट्रस्ट और नेटवर्क पे वो काम नहीं करता होगा, ऐसा ही होगा फिर। वेरीफाई, अच्छा वो ये कह रहा है कि सिमिलर मैच हो गया है शायद कुछ हाँ इसके शायद। साथ, ये देखो तो उसने उसको जो है ना एज इट इज ले लिया है फिर। ये सारी माइग्रेशन का गुस्सा निकाल रहा है शायद आप। हाँ जो चले जी, कुछ रह तो नहीं गया और? नहीं सर, बस वो मेरा ख्याल है अब मंसूर भाई कुछ रोशनी डालेंगे। हाँ चले चले मंसूर भाई। बस मैं इनके आसिम भाई आपकी टोकन आईडी नजर नहीं आई, वजह से तारिक साहब ने दिखाई थी। अच्छा मैं ये एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो आफ्टरनून में किया था ना ये वाला, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आ रही है TNFT टोकन TNT, ठीक है। और ये मैंने इसकी ट्रांजैक्शन भी की थी बाई टोकन्स की, ये आ रही है। इधर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये TNT टोकन है, ये मैंने बाई किया था, एक इस अकाउंट में किया है, ये वाली ट्रांजैक्शन हुई थी। और फिर अगर मैं अकाउंट चेंज करूँ, अकाउंट नंबर 2 में भी मैंने किया था एक यार, ये 2 ट्रांजैक्शन मैंने इसकी की थी और यहीं से की हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की साइट है ना यहाँ पे राइट कॉन्ट्रैक्ट से, यहीं से मैंने इसको कनेक्ट करके इसके थ्रू की है यहाँ से। आसिम भाई तो उसमें क्यों नहीं नजर आया वो जो नई डिप्लॉयमेंट थी? अच्छा वो जो मंसूर भाई फरमा रहे थे कि अगर हम उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करेंगे ना, जैसे इसके अंदर 2-3 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उसके बाद वो अच्छा। यहाँ पे पेयर करता है, फिर ट्रैकर यहाँ पे पेयर करेगा। ये देखिए ना, इसमें 2 ईच का बैलेंस आ गया है, तो अगर मैं वापस जाऊँ तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है एज इट इज ना, अभी हमने डिप्लॉय किया। अगर हम एक आधी ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो फिर वो यहाँ पे शो करेगा। आई सी, ओके जी जी ठीक है सर। जी सर, जज़ाकल्लाह। ओवर टू यू मंसूर भाई। मसला से बड़ा स्मूथ जबरदस्त आसिम भाई। जबरदस्त। सर ये रेस्क्यू टीम साथ है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नाम ही काफी है, काम तो सारा आपने किया है। आपका म्यूट है, अगर आप कुछ कह रहे हैं या हम आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं। मेरी आवाज सुनना चाह रहे हैं? ओह माशाल्लाह, चलें जी माशाल्लाह। अभी आवाज तो ठीक आ रही है ना? जी अब आ गई जी। वो थोड़ा सा चार्ज कर लिया मैंने उसको ब्लूटूथ को इस दौरान। ओके, तो आसिम भाई से सवालात अब अभी रहते हैं किसी के, या ड्यूरिंग डिस्कशन हो गए पूरे? सर मेरा ख्याल आते रहे, वरना एक अगर किसी दावत दोबारा देनी है तो पूछ लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना बस हाँ एग्जैक्टली मंसूर भाई की तरफ। सर ठीक है, खामोशी है, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। खामोशी है, लोग मौजूद हैं या सिर्फ सिस्टम ऑन करके गए हुए हैं? जी मौजूद है सर। मौजूद है मौजूद है मौजूद है मौजूद है मौजूद है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी तो हो सकता है प्रॉक्सी लगवा रहे हो। प्रॉक्सी लगवा रहे हो? हाँ बेटी, बच्चों को लगा दिया, बेटा गेम खेलते रहो। ये वो क्लास नहीं है, ठीक है प्रॉक्सी जी। वाली नहीं है। ओके, अब ऐसा करते हैं कि छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं IPFS को। और IPFS के लिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा जनाब, अच्छा IPFS नाम इसका जो है वो
बड़ा स्ट्रेंज सा है, इंटरप्लेनेटरी फाइलिंग सिस्टम। ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटा हमने मरीख पे रखना है, कुछ प्लूटो पे रखना है, कुछ मरकरी पे रखना है। वो बेसिकली ये भी एक पीयर टू पीयर सिस्टम है। अब जैसे ये मैंने एक नोड IPFS का जो विंडोज वर्जन है, इसका CLI वर्जन भी है और विंडोज वर्जन भी है, तो मैंने ज़रा फिलहाल आसानी के लिए इसका विंडोज वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिया था। ये सिर्फ आपकी नोड, हाँ नोड आपकी अब ये रन हो रही है। अगर आप इसको रन कर लेते हैं तो अब ये कनेक्ट हो गई यानी दूसरे पीयर्स के साथ, और अब ये मुख्तलिफ ये इनकमिंग और आउटगोइंग फाइल्स जो है ना वो, यानी टेम्पोरेरली अब आपका सिस्टम भी जो है ना वो होस्ट बन जाएगा, जो मुख्तलिफ फाइल जो है लोग शेयर कर रहे हैं। यानी इसका भी कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। अगेन ये भी पीयर टू पीयर है, तो कुछ अब मेरा सिस्टम होस्ट कर रहा है, जो बाकी कुछ पीयर्स हैं वो अभी देखें, हम पीयर्स देख चेक कर सकते हैं कि कितने पीयर्स इस वक्त भाई एक सवाल। जी जी भाई, ये जब हमें ये मुकम्मल जो है डाउनलोड करना लाजमी है इसको, यानी हमने अपने आप को एक नोड बनाना लाजमी है अगर हमने IPFS यूज करना है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं भी यही बताने जा रहा था कि ज़रूरी नहीं है। देखिए इस वक्त एकदम 133 पीयर्स बन गए, ठीक है, और अभी आपके हार्ड ड्राइव पे कोई परमानेंटली कोई फाइल स्टोर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है आप अगर आप पिन, इसके अंदर एक जो टेक्निकल टर्म है पिन की, अगर आप कोई चीज़ पिन करना चाहते हैं तो पिन फिर वो आपके किसी दूसरे के सर्वर पे अगर कोई फाइल मौजूद है तो वो फिर पिन हो जाएगी और वो कुछ कॉपी आपके पास भी रख लेगा। तो यानी फिर नोड के बंद करने के बाद वो डेटा लॉस नहीं होता। थोड़ा सा इसको टेक्निकली इसमें जो है और देखने की ज़रूरत है। तो ये बहरहाल एक सॉफ्टवेयर है, इसका जो सॉरी नोड है जो कि आप रन कर सकते हैं, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आप नोड रन करें। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि जब हम IPFS पर अगर हम कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो बेसिकली हम कहाँ उसको लेके जा रहे हैं, तो वो एक अनदर नेटवर्क ऑफ नोड्स है जहाँ पर हम वो फाइल भेज रहे हैं, और वो टेम्पोरेरली किसी भी सर्वर के ऊपर किसी भी पीयर के पास वो फाइल सेव हो सकती है, और अगर वो पीयर ऑफ हो जाए तो फिर वो किसी और पीयर के पास चली जाएगी। तो ये इसकी थी, और ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा नहीं तो क्या मतलब मंसूर भाई, वो एक ही पीयर के पास होती है एक वक्त में फाइल? नहीं, मल्टीपल पीयर्स में तो नहीं रहेगी। होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो मल्टीपल पीयर्स में रहती है, और अगर किसी एक पेयर के पास है और वो ऑफ कर देता है तो वो फिर मतलब जो उसकी मैनेजमेंट है वो एज पर जो भी इसका एल्गोरिथम होगी कि उसने एक वक्त में कितने पीयर्स पे रहना है, तो फिर वो दूसरे के पास मूव हो जाती है। सही सही, ठीक है। और मंसूर भाई इसमें मैं एक और चीज सुन रहा था कि इस पे डेटा जो है वो रिमूव भी हो जाता है कुछ अरसे बाद, या कुछ ऐसे IPFS से रिमूवल भी हो जाती है डेटा की? एग्जैक्टली वो मतलब अगर आप परमानेंटली रखना चाहते हैं तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वरना ये टेम्पोररी ही रहता है डेटा, क्योंकि अल्टीमेटली नोड्स की कैपेसिटी जो है ना वो लिमिटेड है डेटा को रखने की। वो थोड़ा सेटिंग्स में, वो जो मैंने अभी रन किया था ना, इसकी सेटिंग्स में जाके इसको देखने की ज़रूरत है कि ये कितनी देर के लिए आप रखना चाहते हैं, या अगर किसी फाइल को आप अपने पास परमानेंटली रखना चाहते हैं तो आप इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा चीज़ें इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं भी इसके ऊपर कोई इनिशियली इस पर अवेयरनेस है, मेरी भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो वही सर मेरी डिस्कशन हो रही थी, उसने कहा कि इससे बेहतर है, एक वो चीज बताई उसने आरवीव के नाम से। ठीक है, कहता है कि आप वो करें, वो शायद IPFS का कंपेटिटर है या IPFS के, आप अगर 1 मिनट खोलें arweave.org, AR, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, चैट में लिखता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ज्यादा नहीं देखा, बस मैंने होम पेज खोला और बस मैं जरा फिर दूसरे काम में था, लेकिन मैंने कहा चल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, नॉलेज का इजाफा, और फिर कल को आप में से किसी से पूछ लूंगा क्या समझ रहे, तो मुझे भी समझ आ जाएगी। वेरी गुड,
और इस तरह पूछेंगे हाँ बताइए वहां पे क्या था अच्छा जी, स्टोर एक डेटा तीर में दो परमानेंटली, शिकार। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको हम तो इसके अंदर यहीं से ही, बाकी कोई और टैब नहीं है इसके। सर ये इसे बंद कर देना, जो कुकी वाला ऊपर आ, नो थैंक्स कर दें इसको। अच्छा वो असल में मेरे एक वो आई हुई है ना इसकी, इसके ऊपर आई हुई थी, इसकी जो बार है ना, जूम की बार, मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके तो सर वैसे आई डोंट नो, मैंने शायद डिट्रैक्ट कर दिया लोगों को। आप या कर लें चले इसको, फिर हम चले, बाद पहले में मैं देख लेंगे आईपीएफएस या को पूरा कर इंडिविजुअली देख लेते हैं, लेंगे। आईपीएफएस को हम जी देख जी लेते हैं बिल्कुल पहले, बिल्कुल उसके जी। बाद फिर इस पे आ जाते हैं। अच्छा इसके बाद आपने इन्फ्यूरा, इन्फ्यूरा से तो हम वाकिफ हो ही गए थोड़ा सा। ये इन्फ्यूरा के अंदर भी एक आईपीएफएस जो है वो सर्विस मौजूद है। जब आप आईपीएफएस पे इस पे जाते हैं, मैंने तो एक्चुअली इस पे क्योंकि अकाउंट बना लिया है, मैं इसको, ये मांगता है मतलब आपका क्रेडिट कार्ड मांगता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए आईपीएफएस का, चार्ज नहीं करता, लेकिन वो अकाउंट ये कहता है कि अगर आपका डेटा 5 GB को क्रॉस करेगा तो हम चार्ज करेंगे, यानी अप टू 5 GB ये फ्री है। और यहाँ पर भी आप जो है ना वो मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं वो ये क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने इसको एक्चुअली इसको यूज़ नहीं किया मैंने, इन्फ्यूरा का जो आईपीएस है देखें, इसके ये इसने ये एंड पॉइंट्स दे दिए, प्रोजेक्ट की आईडी दे दी, और ये प्रोजेक्ट की सीक्रेट इसने ये यहाँ पे दे दी है। और अभी मैंने इसको क्योंकि यूज़ नहीं किया तो मुझे एग्जैक्टली अभी इसका पॉइंट नहीं पता। ये मैंने अकाउंट अभी ऑफिस से आने के बाद बनाया है इसका, तो काफ़ी दिनों से देख रहा था लेकिन अकाउंट नहीं बनाया था मैंने इस पर। आज आईपीएफएस का अकाउंट बना लिया, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। एक और सर्विस है, ये है पिनियाटा, लिखा है पिनाटा जाता है लेकिन एक्चुअली ये पिनियाटा है। और ये पिनियाटा जो है वो तो ये 1 GB की वो देता है आपको फ्री, और 1 GB के बाद फिर इसकी प्राइसिंग है इसकी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा आसान जो मुझे वो लगा, और वो ये चीज़ है NFT स्टोरेज के नाम से। ये एक मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में, NFT स्टोरेज। यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन करें, और लॉगिन करके अपना इसका अपना तरीक़ेकार है। ये अभी इनिशियली ये बहुत अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं NFT स्टोरेज वाले। ये अभी 35 GB फ्री दे रहे हैं। यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा जब ये लॉगिन करता है तो सभी स्लो होता है, बाद में फिर सही काम कर रहा होता है।
अच्छा चलो यहाँ पे आ चुका है, इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने 2 फाइल्स मैंने इसमें अपलोड की हुई है। एक तो ये इमेज है, ये इमेज है, ये उसका इसमें जो है वो ये हैश जनरेट कर दिया है। और ये जो है वो JSON फाइल है, जिसके अंदर ये मैं बता रहा था ना कि इसका ये वाला हैश जो है, भाई ये म्यूट कर देंगे। ये कौन है? ये शफकत भाई हैं कोई। अच्छा शफकत भाई। चलो शफकत भाई घर पहुंचूंगा मैं ख्याल में अभी। चलो ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने 2 फाइल्स जब मैंने अपना बनाया था ERC 721, तो मैंने ये 2 फाइल्स यहाँ पर अपलोड की थी इसमें NFT स्टोरेज पे। पहले मैंने की थी ये इमेज फाइल जो मैंने आपको दिखाई, और सेकंड फाइल जो ये है, ये वाली JSON फाइल है, जिसके अंदर ये इमेज फाइल का हैश इसके अंदर मौजूद है। और ये फिर अपना ये एक्सटेंशन ऐड कर देता है IPFS.line। ये वो चीज़ है जहाँ पर कि आप अभी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी API कीज वगैरह अवेलेबल हैं। सॉरी मंसूर भाई, ये जो आप 2 फाइल्स दिखा रहे थे, यानी वो एक इमेज वाली है और एक टेक्स्ट फाइल यानी JSON फाइल है। JSON फाइल है जिसके अंदर, जिस JSON फाइल के अंदर वो इमेज फाइल का हैश मौजूद है। बेसिकली ये आपका मेटा डेटा की फाइल है, राइट? ये मेटा डेटा की फाइल है, एग्जैक्टली। यानी ये इमेज है, इसका हैश इस मेटा डेटा में मौजूद है। वो हम कस्टम जो हम अच्छा, ताकि वो उसको एक्सेस कर ले, यानी लिंक कर दिया उसने बेसिकली उस फाइल को उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब हमने हैश दिया उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये वो चीज़ है। बाकी इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो इसकी डॉक्स का टैब मौजूद है। तो भाई तो हम इसको कॉपी करके फिर जहाँ पे हम URI देते हैं वहाँ पे ये वाला एड्रेस देंगे, तो वो ये वाला एड्रेस देंगे बन देंगे। जी। इसका जो एकदम सॉरी ये मैं इसका जो ये वाला एड्रेस देंगे, ये है टोकन URI। अच्छा, ये JSON फाइल का एड्रेस है ये बेसिकली, या इमेज का है? ये JSON फाइल का है। JSON का है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे 10-12 इमेजेस बनाते हैं, वो यहाँ पे नीचे ऐड होती जाएंगी और उसके अंदर मेटा डेटा इसमें सेव कराते जाएंगे। बिल्कुल, जैसे मैं भी आपको अपलोड करके एक सैंपल फाइल जो है ना वो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक जी ठीक है ना, ये मैं ठीक है, ये इसमें ठीक है ना, ये इसमें जनरेट कर दिया है हैश। इसका बहुत क्विक होता है। आपको जितने आप NFTs आपने बनाने हैं, डेफिनेटली ये लिमिटेड NFTs के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आपने 200 या 300 अगर आपने NFTs बनाने हैं तो पहले उनको आपने इमेज का पहले हैश जनरेट करें, फिर उस हैश को आप JSON फाइल के अंदर 1 by 1 प्लेस करें, या उसकी एक फाइल बनाएं और उसके अंदर फिर मैनेज करें इसको। तो मतलब मेहनत वाला फाइल दिखाएंगे आप इसमें कैसे ऐड हुआ हुआ ये? अभी तो बड़ी बेसिक सी फाइल है ना, इमेज जहाँ पर इमेज की लोकेशन है ना, ये सही है। ठीक है। अच्छा, जब इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पूरा नहीं दिखा रहा है इसको, यहाँ पर तो ये ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन इसको अगर हम कॉपी करें तो ये आपको
और यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन इसमें चलेगा। नहीं सर, मेरा ख्याल है राइट क्लिक करके उसे कहेंगे ना, राइट क्लिक करके वो जो क्या होता है, करेंगे कॉपी लिंक कॉपी लिंक एड्रेस करके, शायद या क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हमने ये वाला लिंक उठाना है जेसॉन फाइल का, राइट? बिल्कुल जेसन फाइल को उठाना, ये उसने HTTPS और ये इसने ऐड कर दिया इसके अंदर, और ये वाला इसने अपना एक्सटेंशन ऐड कर दिया इसमें। मंसूर भाई, तो फिर हम उसको जब URI पास करवाएंगे तो वो कैसे कॉन्केटिनेट कर रहा है आईडी के साथ? हमने आईडी तो दिया नहीं है यहाँ पे। ये वो डायनामिक लेवल पे काम नहीं करेगा, इसकी लिमिटेशन यही वाली है। वो जो डायनामिक जिस तरह URI जैसे तारिक भाई ने जनरेट की या उस में मौजूद है 721 में डिफाइन की हुई है कि आप अपना बेस URI दे दें और उसके बाद फिर उसके अंदर वो टोकन ID ऐड करता रहेगा, 1 2 3 4 वो करता रहेगा। वो यहाँ पे ये चीज़ मुमकिन नहीं है। मैं इसमें सर्च कर रहा था कि इसके अंदर प्रोविजन मौजूद है IPFS के अंदर डायनामिक URI का, लेकिन उसके अंदर थोड़ी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है जो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी कर नहीं पाया था। तो फिलहाल ये स्टैटिक जो है ना वो जनरेट कर ली थी, यहाँ तक पहुँच गया था उसमें। तो हर आईडी को हमने सेपरेटली URI असाइन करनी है अभी तक जो हमने देखा है। हाँ, इसमें जो डिफरेंस है, मैं उसको कस्टम डोमेन की बात कर रहा हूँ, मैं उसको कस्टम डोमेन कह रहा हूँ, और ये जो है वो IPFS का कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आप किसी भी वक्त अपना मेटाडाटा भी चेंज कर सकते हैं और किसी भी वक्त अपना उसके मेटाडाटा के अंदर जो आपने इमेज का लिंक दिया है और उस इमेज के लिंक पे जो इमेज मौजूद है वो आप किसी भी वक्त आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप कस्टम डोमेन यूज़ कर रहे होते हैं या कस्टम स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन IPFS जो है ना वो उसकी इंटेग्रिटी को बढ़ाता है, क्योंकि वो ये हैश जनरेट कर देता है। अगर आप इमेज चेंज करेंगे तो नेचुरली आपको जो है वो फिर दोबारा से हैश जनरेट करना पड़ेगा, जो कि फिर वो डिफरेंट होगा। तो ये इसलिए जो NFTs हैं जहाँ पर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए इमेज और मेटाडाटा की इंटेग्रिटी जो है ना फिर वो बहुत मतलब वाइटल हो जाती है। अदरवाइज ना तो जैसा अहमद भाई ने भी कहा था कि प्लेटफॉर्म की भी इंटेग्रिटी नहीं रहेगी और यूजर की भी, जो ओनर है उसकी भी इंटेग्रिटी नहीं रहेगी। तो मंसूर भाई, इसमें आप जो कॉम्बिनेशन है ईच इमेज का और उसका जेसॉन का हम जनरेट कर दिया, फर्स्ट करें हमने यहाँ पे 50 लोड कर दिए, तो उसको फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं रखना पड़ेगा या उसको कैसे लिंक करेंगे? बिल्कुल, मैंने इसके लिए एक मैपिंग बनाई थी। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मैपिंग बनाई थी और उसमें ऐड कर दिया था, और बाद में फिर वो तो आपको कंस्ट्रक्टर में जो है प्री लोड करना पड़ेंगे सारी जो है एग्जैक्टली इसकी मैपिंग को आपको प्री लोड करना पड़ेगा। प्री लोड करना पड़ेगा आपको, सॉरी, फिर उसको हम वहां से मिंट करवा लेंगे। ओके, लेट्स से आपने अगर 20 जो है इमेजेस रखी हैं तो आपको उस मैपिंग में 20 की 20 जो है सोर्स कोड या सोर्स जो है लिंक है वो देना पड़ेगा। बिल्कुल 20 के URIs देने होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, सही है। तो फिर वो कॉन्कैटिनेट वाला हमारा फंक्शन नहीं चलेगा उसके अंदर ना? हाँ, उसके तो अंदर वो नहीं चलेगा, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप टोकन URI यूज नहीं कर सकते, या टोकन URI अगर आप यूज भी करेंगे तो फिर आपको कस्टम टोकन URI यूज करना पड़ेगा, बजाय उसमें कॉन्कैटिनेट करने के आप अपनी मैपिंग से उठा के देंगे। क्योंकि टोकन URI जो है वो आपका रिक्वायरमेंट है, जो बहुत से अब NFT प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे OpenSea है, OpenSea की रिक्वायरमेंट ये है कि आप टोकन URI का फंक्शन होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल सही है। लेकिन उनकी ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि भैया आपका जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज है या नहीं, उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास टोकन जो URI का फंक्शन है उसकी स्पेसिफिकेशन सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम इनपुट ले और रिटर्न सेम करे, जो भी आप हैश दे रहे हैं, स्ट्रिंग दे रहे हैं, उसके अंदर आप उसको कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, देन इट्स अप टू यू। तो तारिक, ये वाला सिनेरियो भी उसके लिए तो चल जाएगा ना, क्योंकि अगर मंसूर भाई कह रहे हैं कि मैपिंग बनाई है तो वो तो जो लॉजिक है रिट्रीवल का
वो तो उस मेथड के अंदर लिखा है। अब वो चाहे मैपिंग से आ रहा है, चाहे वो कंकैटिनेट करके आ रहा है, या हाँ वही व्हाटएवर मैं इज कह रहा द हूँ कि वे। ब्लैक बॉक्स अप्रोच है ना, कि आपकी तो अगर एग्जैक्टली। फंक्शन की स्पेसिफिकेशन सेम है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच है, उसके अंदर कैसे आप रिट्रीव कर रहे हैं आपके ऊपर है फिर। हाँ, एज लॉन्ग एज इट इज रिटर्निंग दैट हाँ टोकन URI, तो वी आर गुड विद इट। नहीं तो अगर ये हम लेट्स से अगर हमारे पास 50 के करीब फोटोज हैं और हमने वो डाटा उसमें सेव कराना है, तो हमारी स्टेट वेरिएबल तो बढ़ता जाएगा ना, उससे तो लोड पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एग्जैक्टली, हाँ वो इसमें प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन नॉर्मली आप देखें ना कि NFT जो है वो उसकी तरह नहीं होते, ERC-20 की तरह नहीं होते कि आप जो है उसको मिंट करते रहें। यू स्टार्ट विद दी एंड इन माइंड, को आपको पता होता है कि भाई मैं 50 लेके मिंट करने जा रहा हूँ, या मेरे पास 200 जो है इमेजेस हैं कितनी है, तो आपको पहले से पता होता है, तो देन यू कैन टेक केयर ऑफ इट कि आपको क्या अप्रोच रखनी है। अच्छा मंसूर भाई, एक चीज और, जिस तरह अगर ये जो हैश इसने बनाया है जेसन का, और अगर हम इनिशियली लिमिटेड सप्लाई लेकर आते हैं 100 फॉर एग्जांपल, और हमारी कैप 200 पे है, तो जब अगर हम, और शुरू में हमने 100 की ही का मेटा डेटा भी डाल दिया बीच में, सही है। तो जब हम बढ़ाएंगे लेट से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो ये जेसन का वो तो बदल जाएगा हैश, ऐसा ही है? नहीं, हैश नहीं बदलेगा, जो पुराने हैं उनका हैश तो वही रहेगा, जो नए आप लेके आएंगे ना तो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जहां से आप उस मैपिंग के अंदर ऐड कर सकें। नहीं नहीं तारिक, जेसन का क्योंकि जेसन चेंज हो गई, तो जो मेरे यहाँ पे ख्याल में जेसन फाइल जेसन का बनेगी, हैश बदल जाएगा, उनके नहीं अभी पहले 100 इमेजेस का हैश नहीं बदलेगा। नहीं, अभी एक काम कर लेते हैं ना, अभी एक फाइल और ऐड करवा लें मंसूर भाई, तो हमें पता चल जाएगा हैश बदल रहा है कि नहीं जेसन में। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं हैश तो नहीं बदलेगा। आसिम भाई देखें, देखें फाइल ऐड कराना और बात है। देखें मनसूब भाई ने क्या किया है, दूसरी फाइल ऐड कराई है, लेकिन जेसन का हैश नहीं बदला। उसकी वजह यह है कि वो जो दूसरी फाइल ऐड कराई है उसका रेफरेंस अभी तक जेसन में नहीं डाला। बिल्कुल जब बिल्कुल। जब हम जेसन खोल के देखते हैं उसमें एक ही इमेज है, अभी एक ही इमेज का ओके, मैपिंग है। अभी इसको देख ले मंसूर भाई, उसको कॉपी पेस्ट कर लें, बस उसका एक वर्ड चेंज कर दें, पता चल जाएगा। हाँ नहीं वो तो आपको देखे ना अहमद, जो जेसन और इमेज है वो दोनों 1 to 1 है ना, फॉर एवरी इमेज देयर इज वन जेसन, फॉर एवरी जेसन देयर इज ओनली वन इमेज, राइट। नहीं तो अभी आपके पास नहीं दो इमेजेस तारिक नजर आ रही एक है। सेकंड, नहीं 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 आई एम नहीं, सॉरी, मैं रोक रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल में 1 to 1 नहीं है, मेरे ख्याल में इमेजेस मल्टीपल है, जेसन एक ही है। हाँ मैं हाँ ये समझाऊं मंसूब भाई, मैं हम भी सही यही समझाऊं समझे कि हैं। गलत समझाऊं? अभी एक मिनट, एक काम करते हैं, ये देखें मेरे ख्याल में ये वो फाइल है जो कि मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है ना। आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं आधे मिनट में वापस आ रहा हूँ। सही, वो अगर 1 to 1 तारक भाई होगा तो ये तो बड़ा फिर लेंथी हो जाएगा ना, फिर आपको हर फाइल के लिए ये जो है एक जेसन बनाना पड़ेगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक तो यही है, लेकिन हो सकता है गलत हो, लेट्स सी। चलेंगे देखते हैं इसको। डेटा में मैं मतलब लॉजिकली डेटा में अगर जरा सा भी चेंज आएगा तो इसका हैश चेंज हो जाना चाहिए। नहीं नहीं वो बात सही है, लेकिन आपकी जो जेसन की फाइल है इज फॉर वन जेसन और इट्स फॉर ऑल द जेसन्स, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपने सारे टोकन के जेसन एक ही फाइल में बनाए हैं या हर टोकन के जेसन फाइल अभी अलग हाँ, बनाए अभी हैं? देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं देखिए कि आपने ये। एक बनाई हुई है ना। हाँ, अभी एक बनाई हुई है। अच्छा, इसमें और इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और इसका थोड़ा सा चेंज कर दें, जो आपका जो पूरा ये है ना यहाँ, क्योंकि इसमें आपकी टैगिंग नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैं सोचा था ओके कोई मसला नहीं, हम नेम से भी उसको ट्राई मैंने कर भी सकते हैं। देखा, इसकी कॉपी पेस्ट करें, हाँ इसका नेम चेंज करें, और जो दूसरा जो आपने इमेज डाली है उसका URL पेस्ट कर दें। सबसे ऊपर वाली है, 9/8 या 8 सितंबर की दिखा रहा है, ओके। अच्छा तारक भाई, इससे अंदाजा हो रहा है कि जो मंसूब भाई हैं वो 30 अगस्त से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं काम करने। ये देखिए ना, सेकंड फाइल और थर्ड फाइल। हाँ जी, माशाल्लाह, बड़े छुपे रुस्तम है।
ये अमेरिका की तरह जो है ना 2-3 साल आगे हैं हमसे। अब आप अपनी बातें नहीं बता रहे। ये एनएससी की टेक्नोलॉजी है, हवा में बाद में आती है। इसमें दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, दोबारा देखा ट्राई कर रहा हूँ, फर्क ही होगा, लेकिन सवाल यहाँ ये है क्या 1-to-1 की मैपिंग है या 1-to-many की किया हमने मैपिंग ना, है? एक नई जेसन फाइल है ना, इसके अंदर दोनों जी टोकन जी डाल दिए, मैंने दोनों देखा, टोकन के बस जेसन मैं फाइल। उस वक्त पहुंच गया था जिस वक्त ये काम हो रहा था। इट हैज टू बी डिफरेंट। यस ठीक है ना, ये इसमें दोबारा मैंने हालांकि सेम फाइल सेम नेम से मैंने अपलोड की दोबारा। ये देखें, ये पहली वाली जेसन है और ये सेकंड जेसन है, ये वही उसी वो सेम तो नेम चेंज की है, होगी डेफिनेटली। हाँ ठीक है ना। बेसिकली हमें सर बात यह है ना, देखें CID विच इज कंटेंट आईडी फर्क होगी क्योंकि कंटेंट फर्क होगा। कंटेंट में फर्क आ गया, अच्छा, बिल्कुल इसका लिंक दिखाएं मंसूर, इसका लिंक कॉपी करके देखें, एक्सेस करके देखें ब्राउजर में। हाँ अब ये देखें ना, आप क्या कहते हैं, जो हम देखें दोनों लिया है ना, ये इसने इसको डायनेमिकली नहीं उठाया, इसका मतलब कि आपको फॉर एवरी इमेज यू नीड 1 JSON। बिल्कुल, इसकी लिमिटेशन जो मुझे नजर आई है वो यही वाली है कि आपको पूरा जितना आपने मिंट करना है ना, वो एक दफा आपको सारा आपको उसके हैश जनरेट करके, हाँ आपको पेयर बनाना है हर एक का, आपको हर जेसन पे उसकी बिल्कुल इमेज का पेयर बनाना है। 100 इमेजेस होंगी, 100 जेसन फाइल्स होंगी इसमें। हाँ तो 200 फाइल्स होंगी, जितने भी आपकी उसको डबल कर लें आप। और ये जो माय फर्स्ट NFT आर्ट और दो बनाए हुए ना यहाँ पे, अगर एक भी होगा तब भी इसकी CID चेंज ही होगी। भाई इसके अंदर अगर आप जरा सा भी चेंज कर देंगे ना, इसका अगर आर्ट को हम आर्ट्स कर देंगे यहाँ पे जेसन में जाके, तो तब भी इसको चेंज कर देगा ना, क्योंकि कंटेंट नहीं, है। ये अगर सेम भी देंगे तब भी वो चेंज कर देगा, क्योंकि ये तो एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल अहमद भाई ऐसे ही है ना, ये अगर सेम फाइल हम अपलोड कर देंगे मेरे तब ख्याल तब में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी वो वाला कॉन्सेप्ट है कि देखें हम यही कहते हैं IPFS कैसे वेरीफाई करता है कि ये वही है। अगर हम एक पिक्सल भी किसी इमेज का चेंज कर देते हैं उसका हैश चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में अगर मंसूब भाई यही फाइल दोबारा अपलोड करेंगे तो वो शायद एग्जैक्ट मैं थेरेटिकली स्पीकिंग वो उसको ऐसे होना एग्जैक्ट देना चाहिए, चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए अनटिल अनलेस कि अगर वो टाइम स्टैम्प भी कहीं पर ऐड कर रहा हो। एग्जैक्टली, वेरी राइट, कि अगर वो हैशिंग जनरेट करते हुए टाइम स्टैम्प को भी करता है तो हाँ फिर फर्क हो जाएगा। अगर वो सिर्फ कंटेंट को देखता है तो फिर तो नहीं आना चाहिए। चेक कर लें एक दफा अपलोड करके, पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई, आप कैसे कह रहे हैं कि वो अलग अलग जो है जेसन्स होनी चाहिए, आपने कैसे उसको मॉनिटर किया? ये देखें सेम फाइल डायनामिकली नहीं है ना, मैनुअली अलग अलग पांचवी फाइल में ऐड की, पांचवी फाइल उसने ऐड नहीं की क्योंकि सेम थी, कोई चेंज नहीं था तो उसने इसको ऐड नहीं किया। अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर हम इसको आर्ट को आर्ट्स कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। आप फाइल को सिंपली सेव एज कर दें, दोबारा सेव कर दें, उसकी टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगी। आप टेक्स्ट चेंज होगा, सिर्फ टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगी। एक मिनट, मैंने अभी ये नहीं किया, एक मिनट सेव करते हैं फाइल, सेव एज भी हो गई होगी वैसे शायद, क्योंकि एक दफा कुछ और किया फिर कुछ और किया, बट ठीक है तारिक जैसे कह रहे हैं वो ज्यादा सेफ है। चलो ये हमने कर दिया, तो इसको हम दोबारा अपलोड करते हैं। बल्कि तारिक मेरा ख्याल है अगर नाम भी चेंज कर दें तो भी शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर वो सिर्फ कंटेंट को देख रहा है तो हाँ डिपेंड करता है कि उसके पैरामीटर क्या है, किस पे वो हैशिंग कर रहा है। देखिए नहीं किया इसने उसको फिफ्थ फाइल के तौर पे नहीं लिया, कंटेंट सेम था, टाइम स्टैम्प इसका मतलब है कि नहीं है, ठीक है। एंड दैट मेक सेंस एक्चुअली। अगेन वही मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर आपका आर्ट है और मेरे पास आ गया कहीं से, मैं उसकी फाइल का नाम मैंने कुछ और सेव कर दिया, उसका कंटेंट तो सेम है ना अभी भी, तो कंटेंट का ही तो मसला है। तो वो उसे कहना चाहिए कि नहीं ये तो सेम हो गई है चीज। अब आप ये करेंगे अपलोड तो मेरा ख्याल है 5वीं रो अभी भी नहीं आनी चाहिए। Perfect. It's only checking the content.
मंसूब भाई अभी आपने क्या किया था लास्ट वाले में? फाइल नेम चेंज। मैंने सिर्फ फाइल नेम चेंज किया था कि देखने के लिए कि ये पैरामीटर्स में इसके, एक तो हमने टाइम स्टैम्प वाला चेक कर लिया कि टाइम स्टैम्प नहीं है पैरामीटर्स में इसके, और दूसरा मैंने नाम चेंज किया था, इसमें -1 लगा दिया था। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मेटा डेटा को चेक कर रहे हैं जो उसके इसका अंदर मतलब हमने ये, लिखा हुआ है। हाँ, इसका मतलब फाइल ये के कि अंदर वो जो चीज है उसको चेक कर बस वो यहाँ पे जो कुछ है ना उसको चेक कर रहा है। सर CID समझ लेना, CID इज कंटेंट आईडी, तो वो कंटेंट को देख रहा है, वो कह रहा है बस कंटेंट से मुझे गरज है। अंदर जो क्राइम है ना उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वहां पे मंसूब भाई एक एंटर और डालें जरा, उससे फर्क पड़ेगा? पड़ जाएगा शायद, कंटेंट तो बदल गया। लाइन नंबर 6 पे जाके एंटर कर दें। बिल्कुल मैंने वो 11 ऐड कर दी ना। अच्छा चले, हाँ वो भी ठीक है ये, और इसको हम कर देते हैं सेव। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स डिफरेंट हो जाएंगे ना उसके, नंबर ऑफ बाइट्स बदल गए। हाँ 352 बाइट्स कुछ आ रहे थे ना आपके, आप चेंज हो जाएंगे। मंसूब भाई अगर अब भी ना चेंज हुआ इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही नहीं है। मेरा वाला आप फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरह ही regime कर रहे हैं। नहीं हुआ अच्छा एक मिनट, अब इसमें एक काम करते हैं, इसके अंदर इसका मतलब है उसने ऑब्जेक्ट उसको जो है ना वैलिड इंफॉर्मेशन उठाई है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए बस। उसने बस वैलिड इंफॉर्मेशन उठाई है, वाइट स्पेसेस और उनको छोड़ दिया है उसने। आसिम भाई अब तो मैं भी वो कहूंगा जो आपने कहा था, लेकिन अब 5वीं फाइल बननी चाहिए, अब तो बड़ी हो गई। ये तो जैसे वजारतें नहीं चेंज होती, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अच्छा नहीं, इसने पहले कुछ किया था, वो 6 हो गई, 6 हो गई हैं। ये मैं कहता हूं उसने रिफ्रेश। आप माने ना माने, ये मंसूब भाई का सिस्टम है गड़बड़। वो मंसूब भाई को आपने बोला कि नया सॉफ्टवेयर लेके आए तो उसने पिछली वाली फाइल भी ऐड करवा दी, ये लो भाई 5 की जगह 6 कर दी। सर फिर हाँ नहीं, फिर वो बात ठीक हो गई होगी, मेरा ख्याल है वो एंटर के लिए वो अलग ही समझा है उसे। हाँ उसमें वो अभी इसको लेट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, MBD तो नहीं आ गया यहाँ पे भी? हाँ वही आ रहा है MBD, 2-3 दफा आ चुका है कि इंटरनेट अनस्टेबल है। एक मिनट में अपना मोबाइल का भी वाईफाई ऑफ कर देता हूँ ताकि अगर शायद हमारी असल में बच्चों का मोबाइल ऑफ करें, बच्चों का। ये देखें, ये पाकिस्तान में जो ना इंटरनेट के मसले जो ना ये बड़े जो है तंग करते हैं यार। नहीं ये देखें, ये जो एंटर दिया था ना, एक एडिशनल रो ऐड की थी, ये उसने उसको सेपरेट ले लिया उसने। अच्छा किया ले ली, वरना कुछ कॉन्सेप्ट की जो है ना फाउंडेशन हिलनी शुरू हो गई, वरना जो है हमारे एतमाद में जो है ना वो कमी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जरा मेरे ख्याल में काफी क्लियर हो गया इसके ऊपर हमारा आइडिया। क्या मैं सिर्फ इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर देखें आइडियली तो शायद 1-to-1 मैपिंग ही है, जैसे तारिक ने भी नतीजा अखज़ किया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैंने 200 या 100 या व्हाटएवर एक्स टोकन्स मैंने मिंट करने हैं, शुरू में ही पता है, और वो शुरू में ही मैं उनकी फाइल्स दे सकता हूँ, तो फिर मैं एक जेसॉन से भी जा सकता हूँ, यानी 100 इमेजेस अपलोड करूँ, एक जेसॉन बनाऊं जिसके अंदर उसके 100 की इंफॉर्मेशन, क्योंकि मसला वहां आता है जिस वक्त मैं 100 पहला यानी 101st ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो ऑब्वियसली कंटेंट बदल जाएगा। अगर मुझे पता है कि कंटेंट नहीं बदलना, फिर तो मैं 1-to-many की मैपिंग से जा सकता हूँ, वरना हाँ अगर डायनेमिक रखना है फिर शायद मुझे 1-to-1 से ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैंने इसको कई दिन एक्सप्लोर किया है, तो मुझे ये सामने तो जरूर आया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये URI डायनेमिकली जनरेट हो जाए, ये जो CID जो है ना ये डायनेमिकली जनरेट हो जाए, बट इसके लिए एक पीस ऑफ कोड जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट का वो रिक्वायर्ड है, तो उसको चलाना पड़ेगा। तो मैंने भी क्योंकि उसको टेस्ट नहीं किया था कोड को, तो अभी इसलिए उसके ऊपर मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो अभी जो स्टैटिक वाली सिचुएशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। सही है सर।
ठीक है जी, तो ये हो गया। और अब आ जाते हैं क्या नाम है बाकी हमारे जो साहिबान है, वो कोड वेरिफिकेशन वाला मामला जो है जिनका था वो यहाँ मौजूद है या जा चुके हैं? अब्दुल बासित भट्टी साहब है मेरा ख्याल। वो कर दें और रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब नहीं है, वो शायद ऑफिस में मैसेज आया नहीं, था। वो जब तक उन्होंने मैसेज किया हुआ है, रिकॉर्ड द सेशन। वो नहीं, उन्होंने उसमें मैसेज असल किया में हुआ है। हम असल में उनमें ये जानना चाहेंगे कि वो कर क्या रहे हैं। हम उनका वो देखना चाह रहे थे कि बेसिकली जो इसमें मुझे जो मैंने जो देखा है ना, कि अगर कोड प्रॉपरली फ्लैटेंड नहीं है या फिर वो जो इंपोर्ट्स हैं वो मल्टीपल फाइल्स हुई हुई हैं और उसको मल्टीपल फाइल के तौर पे नहीं वहाँ पे वेरीफाई करवाया जा रहा, या वर्जन का डिफरेंस है, मतलब कोई ना कोई ये वाले एरर्स हैं जिसकी वजह से वेरीफाई नहीं होता। अच्छा, रॉबस्टन वो ने मुझे लग रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, उसका इशू आ रहा है उनको। उसका इशू आ रहा है, एग्जैक्टली उन्होंने यही बताया था। तो वो मुझे भी एक कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बेस यूआरआई वहां पे पास करवाई थी कंस्ट्रक्टर में, और उसके बाद वो नहीं उसने वेरीफाई करने दिया, तो मैंने उसको फिर वहां से निकाल के जो है बाहर लेके आया था। मतलब उसको मतलब यानी कंस्ट्रक्टर को या उसकी जो मैंडेटरी जितनी चीजें हैं ना उनको फिलहाल वैसे ही रहने दें और बाकी अपनी लॉजिक जो है ना वो अलग मेथड्स के अंदर डिफाइन कर दें तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर के जरिए बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये गड़बड़ कर जाता है। अच्छा, रिंग के भी जो है ना वो जनरली गड़बड़ करता है, आपके कोड में कोई गड़बड़ नहीं भी हो तब भी गड़बड़ करता है। जो मैंने जो ERC-20 का कोड था वो मैंने रॉबस्टन पे जो डिप्लॉय किया और मुझे कोई एरर नहीं आया, वही मैं जब रिंग के बी पे कर रहा था तो वेरीफाई नहीं किया उसने। जी जी। मतलब वहाँ पे जो है ना वो कुछ उसका नेटवर्क का ही इशू है उसका रिंग के बी का। यानी वो कभी करता होगा कभी नहीं करता। वैसे ब्लॉकचेन में ये वाली पॉसिबिलिटी तो शायद कमी है क्योंकि बड़ा डिटरमिनिस्टिक उसका बिहेवियर है ब्लॉकचेन का। चले सर, इंशाल्लाह फिर देखते हैं, उनसे कहेंगे कोई इंशाल्लाह छोटा मोटा सेशन, वरना आपसे के साथ उन्हें कहेंगे 1 to 1 कर लें कोई, फिर आप वरना ये है कि इंशाल्लाह 1 to 1 करवा लेंगे। उनका भी किया था मैंने, वरना एक वो और हमें थे ना, बताएंगे तो हम कोशिश कर लेंगे। एक और जो स्टूडेंट थे उनका भी मैंने उनसे नहीं हो पा रहा था, मैं उनको बार बार समझा रहा था तो फिर उनके साथ भी मैंने सेशन किया तो पता चला कि वो माइग्रेशन फाइल ही मतलब गलत बना रहे थे। उसके अंदर माइग्रेशन फाइल भी गलत बना रहे थे प्लस जो कॉन्फ़िग थी ट्रफल कॉन्फ़िग, उसके अंदर भी जो पैरामीटर्स थे वो उन्होंने मतलब सही चूज नहीं किए हुए थे, नेटवर्क से डिफाइन नहीं किया हुआ था, तो वो इस तरह के काफ़ी एरर्स थे उनके पास। वो ठीक करा दिए तो हो गए। हमारे तरह नहीं बनाई होगी उसने जैसे हमने किया आज। माइग्रेशन उड़ा दी। नहीं, ये इस तरह तो किसी ने भी नहीं किया जैसा आपने किया, उस तरह तो किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, मैंने करके जब फर्स्ट देखेंगे। टाइम डिप्लॉयमेंट किया था मुझे 2 दिन लगे थे इसको डिप्लॉय करने में, याद है आपको? मैं वो एरर शेयर कर रहा था आपके साथ बार बार और वो नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो अभी मैंने आज दिन में कोई 4 दफा डिप्लॉय कर लिया, हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। भाई वाह वाह। हाँ एग्जैक्टली 2 से 3 मिनट। ठीक है, चलें जनाब, वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा और काफ़ी हमारी जो है नॉलेज में रीइंफोर्समेंट हो गई। जो चीज़ें ज़ाहिर है कि हम हर एक जब पढ़ रहा होता है या कर रहा होता है तो फोकस अपने अपने मेथड जो उसके जहन में चल रहे होते हैं उसके ऊपर होता है, और जब हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं तो फिर हमें मुख्तलिफ और चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो हमारी नॉलेज बड़ी एनरिच होती है और अच्छा लगता है। तो जनाब थैंक यू स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए इंक्लूडिंग तारिक भाई जिन्होंने बड़ी मुश्किल, मतलब उनके लिए चैलेंजिंग होता है कि उनका वर्किंग टाइम है उसमें फिर इस सेशन के लिए वक्त निकालना और कंट्रीब्यूट जनाब करना। साथ साथ दोनों लैपटॉप रखे होते हैं और काम चल रहा होता है, यही होता है।
चले ठीक है जनाब, थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को हम उनके साथ सेशन के साथ करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू। फ्राइडे को कौन सा सेशन है मंसूर भाई? फ्राइडे को हम करेंगे एक स्टूडेंट है, क्या नाम उनका, उस्मान ताहिर शायद नाम है जी, उस्मान। और डीएफ के बारे में ओपन सी में उन्होंने ERC 21 बना के डिप्लॉयमेंट की है और उसके ऊपर उन्होंने डीएफ भी बनाई है। ये उन्होंने जो कमाल काम किया है ना, ये जबरदस्त किया है, तो हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? सही है। तो ये क्या Friday को हमें इंशाल्लाह ये भी फायदा हो जाएगा कि ओपन सी की इंटीग्रेशन का भी आइडिया इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जी जी। और फिर ये है कि थोड़ा डीएप का भी सही है। मंसूर भाई टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9 बजे ही रखेंगे। ठीक है, सही है, यही टाइम सही। ये सही है ना? इंशाल्लाह ताला। चलो जी इंशाल्लाह। ओके जी। ओके जनाब, एक मिनट चलें में जी, चैट बहुत सेव कर शुक्रिया जी। एक, हाँ जी चैट तो सेव, चैट नहीं, मेरा सिस्टम होता तो चैट सेव हो जाती। चलो अब कर ली मैंने सेव, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।